सो गेटिंग स्टार्टेड फाइनली, तो शुरू करते हैं और कहना चाहिए श्री गणेश करते हैं। ये आज का हमारा पहला चैप्टर है, या इस बैच का पहला चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। टाइटल में ही ऊपर 4 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। पहला शब्द है इंटरप्रिटेशन, दूसरा शब्द है स्टैचूट्स, तीसरा शब्द है डीड्स और चौथा शब्द है डॉक्यूमेंट्स। इन शब्दों का क्या मतलब है, इन शब्दों की क्या डेफिनेशन है, शायद कोई हमसे एग्ज़ाम में पूछे या ना पूछे, लेकिन हमारा बेस यहीं से शुरू हो जाता है। स्टैचूट जो शब्द यूज़ किया जाता है, मैं कहूँगा इस एक शब्द के लिए बहुत सारे सिनोनियम्स हैं, पर्यायवाची हैं। स्टैचूट को हम दूसरे वर्ड्स में कहेंगे लॉ, LAW लॉ। तीसरा शब्द इसके लिए मैं कहूँगा एक्ट, ACT एक्ट। चौथा शब्द मैं कहूँगा इसके लिए इनैक्टमेंट, ENACTENT इनैक्टमेंट। तो एक ही चीज़ को आप अलग अलग नाम दे सकते हैं। यू कैन कॉल इट स्टैचूट, यू कैन कॉल इट लॉ, यू कैन कॉल इट एक्ट, यू कैन कॉल इट इनैक्टमेंट। अलग अलग नामों से आप इसको बुला सकते हैं, लेकिन है तो ये लॉ जो हम सबके ऊपर बाइंडिंग है, एज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। हमारे सिलेबस के बाहर जाकर थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में जब हम कहते हैं लॉ बनता है तो वो किस तरीके से बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 7th शेड्यूल कहता है कि 3 लिस्ट हैं हमारे पास, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। शायद आप लोगों को मालूम है, आइडिया है किसी को? लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में कौन से लॉ हैं? एनीबडी हैविंग आइडिया? थोड़ा सा मुझे बताएंगे अगर किसी को मालूम है। चलिए, मेरे पास नॉर्थ कैंपस से आंसर आया लिस्ट 1 के बारे में। लिस्ट 1 इज यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 is state list, list 3 is concurrent list. I am really happy, North Campus, that is very very good. तो very well done. तो as per Constitution of India there are 3 lists, list 1, list 2 and list 3। और लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट का मतलब यह है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास लॉ बनाने की पावर है। तो लिस्ट 1 में कुछ 97 आइटम्स हैं, जिसके लिए 97 आइटम्स है, जिसके लिए लॉ बनाने की पावर जो है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है। कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो इन द लिस्ट 1। तो कंपनीज एक्ट के लिए जो लॉ बनाने की पावर है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट इसको बोलते हैं, मतलब लॉ बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। और लिस्ट 3 का मतलब कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी वो लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी वो लॉ बना सकती है। और अगर दोनों लॉ आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ स्टेट गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ के ऊपर प्रिवेल करेगा, टू द एक्सटेंट कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। और स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को हम कहेंगे दैट लॉ इज वॉइड टू द एक्सटेंट इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी विद द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट का बनाया हुआ पूरा लॉ वॉइड नहीं है, सिर्फ उतना ही वॉइड है जितना पोर्शन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बनाए हुए लॉ के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी है। और उसमें भी एक एक्सेप्शन है, देयर इज वन एक्सेप्शन। अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करती है कि हमारा जो पोर्शन है जो कि पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी है, उस पोर्शन को हमारी स्टेट के लिए अप्लाई होने दिया जाए, चाहे वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन हमारे बनाए हुए लॉ को, स्टेट गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ को स्टेट में अप्लाई होने दिया जाए, और पार्लियामेंट का लॉ जहां तक कॉन्ट्राडिक्टरी है वो हमारी स्टेट में अप्लाई ना हो। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके लिए असेंट या कॉन्सेंट दे देते हैं तो उस स्टेट में फिर स्टेट गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ प्रिवेल करेगा। सो थैंक यू सो मच। वेल, एंड आई विल से सम न्यू एंट्रीज आर आल्सो हैपनिंग मीनवाइल। खैर, एनी हाउस, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चाहे आप स्टैचूट कहें, चाहे आप लॉ कहें, चाहे आप एक्ट कहें, चाहे आप इनैक्टमेंट कहें, बात एक ही है। और स्टैचूट का मतलब एनी रिटन लॉ and includes ordinance, includes order, bylaws, rules, regulations and notifications। आप अपने नोट्स में पेज नंबर 1 पे, चैप्टर के पेज नंबर 1 पे देख सकते हैं, वो सारे शब्द लिखे हुए हैं। तो स्टैचूट में ये सब कुछ आ जाता है। शायद आप लोगों ने कभी सुना हो, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको पीछे की तरफ ले जा रहा हूँ। पुराने ज़माने में लॉ कभी ऐसा भी था कि केले के पत्तों पे लिखा जाता था, हमेशा से पेपर पे नहीं लिखा जाता था। कभी ऐसा भी था कि एनिमल्स स्किन के अंदर जो प्लेन एरिया है वहाँ पर लॉ लिखा जाता था, उसकी टैबलेट्स बनाई जाती थी। कभी लॉ पत्थरों की टैबलेट्स के ऊपर लिखा जाता, स्टोन टैबलेट्स बनाई जाती थी और स्टोन टैबलेट्स के ऊपर भी लॉ लिखा जाता था। और तब कहा करते थे कि लॉ जो है वो पत्थर की लकीर है। और उस ज़माने में राजा जब लॉ बनाया करता था, जब किंग लॉ बनाया करता था, तो उसको ऑल ओवर कहना चाहिए अपने राज्य में हर जगह वो
डिक्लेयर करवाया करता था, अनाउंस करवाया करता था, क्योंकि उस वक्त ऑफिशियल गजट नाम की कोई चीज़ नहीं थी और कहीं प्रिंटिंग फैसिलिटी या इंटरनेट नाम तो किसी ने सुना भी नहीं होगा। तो कहना चाहिए कि उस ज़माने में जो राजा था वो लॉ को कैसे डिक्लेयर किया करता था, शायद आप लोगों को मालूम होगा कि वो नगाड़ा हुआ करता था या ढोल हुआ करता था, मुनादी पिटवाई जाती थी और आवाज़ लगाई जाती थी, सुनो 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 राजा का ऐलान है, या कहना चाहिए किंग का ऐलान है। तो आज की तारीख में जब लॉ बनता है तो वो उस तरीके से सड़क पर आकर ढोल नहीं बजाया जाता है। आज की तारीख में जब लॉ बनता है तो वो ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में, या अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है लॉ, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल गजट है उसमें लॉ को प्रिंट कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है और ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर होस्ट कर दिया जाता है, ताकि पब्लिक उसको वहाँ से देख सके, डाउनलोड कर सके, प्रिंट आउट ले सके। तो लॉ को अनाउंस करने का तरीका बदल गया है। तो पुराने ज़माने में भी राजा का राजपत्र पब्लिकली अनाउंस होता था। आज की तारीख में राजा कौन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, या स्टेट के अंदर राजा कौन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जब राजा लॉ बनाता है तो भारत का राजपत्र में नोटिफाई किया जाता है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दैट फर्दर, आई से नॉर्थ कैंपस में एक सजेशन और दिया गया है, या एक बीच में एक पॉइंट ऐड किया गया कि सर ताम्र पत्र के ऊपर भी लॉ जो है वो कभी लिखा जाता था, उसको एनग्रेव किया जाता था। तो ये बात बिल्कुल सच है। तो बहुत तरीके से लॉ बनाया गया। फाइनली जब हम लोगों ने पेपर बना लिया तो लॉ जो है वो ऑन पेपर आ गया, और आज तो हम कहते हैं सेव पेपर सेव ट्रीज, प्लीज़ डोंट टेक द प्रिंट आउट इफ़ नॉट रिक्वायर्ड, एंड प्लीज़ रीड द लॉ इन ऑन द लैपटॉप स्क्रीन और योर ओन मीडिया स्क्रीन, एंड डोंट ट्राई टू टेक द प्रिंट आउट। सेव पेपर सेव ट्रीज। एनी हाउस, गोइंग ऑन फर्दर, डॉक्यूमेंट शब्द की एक परिभाषा है। डॉक्यूमेंट तो मैं कहूँगा कि डॉक्यूमेंट एनीथिंग विच इज़ रिटन ऑन द पीस ऑफ पेपर दीज डेज इज़ अ डॉक्यूमेंट। और अब तो ई डॉक्यूमेंट भी हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, हर तरीके से डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, एनीथिंग विच इज़ इन द रिटन फॉर्म। और डॉक्यूमेंट तो मैं कहूँगा कि जो लव लेटर है वो भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। और जो भी चीज़ आपने कहीं लिखी है, चाहे वो किसी लैंग्वेज में लिखी है, चाहे वो आपने न्यूमेरिक्स में लिखी है, मैथमेटिकल न्यूमेरिक्स में लिखी है, चाहे आपने कोई डायग्राम बनाया है, आपने प्रॉपर्टी का मैप बनाया है, वो भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। तो एनीथिंग विच इज़ रिटन ऑन द पीस ऑफ पेपर इज़ अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। सेकेंडली आई लाइक टू से, जब वो डॉक्यूमेंट लीगली एनफोर्सेबल हो जाता है तो उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो लव लेटर जो है वो एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन जो मैरिज सर्टिफिकेट है एज अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट, एज इशूड बाय द हाई कोर्ट, बाय द कोर्ट, तो हम उसको कहेंगे वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है। और इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड, मॉर्टगेज डीड, सेल डीड, और मे बी हाइपोथिकेशन डीड। तो ये सब कुछ जो है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पावर ऑफ अटॉर्नी, ये सभी क्या हैं, ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो वो डॉक्यूमेंट जिसका लीगल इंपॉर्टेंस है, जो लीगली एनफोर्सेबल है, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंट। लेकिन ऐसा भी देखा गया कि लॉ मेकर खुद कई जगह लॉ में ही डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट को डॉक्यूमेंट लिख देता है। जब हम प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की बात करते हैं, कि हम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की बात करते हैं, तो वहाँ लॉ मेकर ने खुद लॉ के अंदर ही डॉक्यूमेंट वर्ड बार बार यूज़ किया है, इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज़ नहीं किया है। जबकि जब स्टैम्प एक्ट की बात करते हैं तो लॉ मेकर ने कई जगह इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज़ किया है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है कि लॉ मेकर खुद एक तरफ इंडियन स्टैम्प एक्ट में इंस्ट्रूमेंट शब्द का इस्तेमाल करता है, और दूसरी तरफ लॉ मेकर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में डॉक्यूमेंट वर्ड का इस्तेमाल करता है, और कभी इंस्ट्रूमेंट को डॉक्यूमेंट कह देता है, कभी डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट कह देता है। लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या मानते हैं, एक साधारण डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर वो लीगली एनफोर्सेबल है तो वो इंस्ट्रूमेंट है। इंटरप्रिटेशन की डेफिनेशन है, इस चैप्टर के लास्ट में भी आपको ज़्यादा इलेबोरेट डेफिनेशन मैंने दी हुई है एट द एंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड। इंटरप्रिटेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड, एंड जिससे आप शब्दों को पढ़ते हैं, उसका जो मीनिंग है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब आप अपना दिमाग लगाते हैं और मैं कहूँगा टाइम स्पेंड करते हैं, एफर्ट करते हैं, वो जो प्रोसेस है, दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या हमें लॉ के अलावा भी क्या दूसरे डॉक्यूमेंट्स को भी इंटरप्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है, या सिर्फ लॉ को ही इंटरप्रेट किया जाता है, या जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई एग्जांपल दे सकते हैं मुझे, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसको पढ़कर जिसको इंटरप्रेट करने की आवश्यकता पड़े? एनीबडी गिव मी 1 or 2 नेम्स। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स।
पहला आंसर आया है मेरे पास, सर नोट्स को पढ़कर इंटरप्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अकाउंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पढ़ते हैं, उसको भी इंटरप्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। सेक्शंस आंसर दिया मुझे, तो नॉर्थ कैंपस सेक्शन तो लॉ का ही पार्ट है। लॉ के अलावा, सेक्शंस के अलावा, रूल्स के अलावा और क्या है जिसको, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको पढ़ते हैं तो इंटरप्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है? क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज दिया है, क्या उसको भी इंटरप्रेट करना पड़ता है? क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी इंटरप्रेट करना पड़ता है? शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। किसी को केस का नाम याद है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स? कोई एक पार्टी का नाम याद हो, आईपीसीसी लेवल में केस किया था आपने? लीज एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, कोर्ट नोटिस। चलिए, आई एम गेटिंग द आंसर्स फ्रॉम एवरीवेयर। द्वारका, करनाल, नॉर्थ कैंपस, जम्मू, आई एम गेटिंग द आंसर फ्रॉम एवरीवेयर। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, मेरे पास आगरा से आंसर आया, सैलोमन सैलोमन, वेरी गुड, आई एम रियली हैप्पी। तो फिर उस केस में वो जो कंपनीज है सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका केस कौन सा था? तो आगरा वालों से कहूँगा एक बार और सोचिए। मुजफ्फरनगर से मेरे पास सही आंसर आया, एशबरी। तो एक शब्द आया मेरे पास, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन ओर कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। सो थैंक यू मुजफ्फरनगर, वेल आई गॉट द आंसर। तो सिर्फ इतना बोलूँगा, क्या वहाँ पर भी कुछ ऐसा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये सोचा जा रहा था और जज साहब ये सोच रहे थे कि क्या एशबरी कंपनी के पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी करने की पावर है या नहीं है, और जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कंपनी जनरल कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम कर सकती है, तो उसमें फाइनेंस दे सकती है या नहीं दे सकती है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, सब लोगों की समझ में आता है कि पार्टनरशिप डीड में, लीज डीड में, हाइपोथिकेशन डीड में, मॉर्गेज डीड में, सेल डीड में हर जगह इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता होती है। तो इंटरप्रिटेशन जो है वो सिर्फ लॉ का नहीं होता है, लॉ के अलावा और चीज़ों का भी इंटरप्रिटेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। मई 2002 एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ चुका है कि स्टैचूट में कितनी चीज़ें आ जाती हैं। तो पहली चीज़ है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस इज प्रोमोलगेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड विदाउट द अप्रूवल ऑफ लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा अप्रूवल लिए बिना, राज्यसभा अप्रूवल हुए बिना, इट इज़ अ शॉर्टकट टेकन। जब इंडिया में कोई इमरजेंसी में कोई ज़रूरत है और नया लॉ बनाने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है और उन दिनों में लोकसभा राज्यसभा सेशन नहीं चल रहा है, तो उन दिनों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक तरीके से आप कह लीजिए शॉर्टकट लेते हैं और ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर देते हैं, या जिसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं प्रोमोलगेट कर देते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमोलगेट्स द ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस इज़ अ वेल यू कैन से शॉर्ट टर्म लॉ। और जब भी फ्यूचर में, जब भी पार्लियामेंट का नेक्स्ट सेशन होगा और लोकसभा राज्यसभा फिर बैठेगी, तो उस वक्त लोकसभा राज्यसभा में उस ऑर्डिनेंस को प्लेस किया जाता है और फिर लोकसभा राज्यसभा अप्रूवल लिया जाता है। अगर लोकसभा राज्यसभा उस वक्त अप्रूवल देने से मना कर दें कि हम इस ऑर्डिनेंस को अप्रूवल नहीं देते, रिफ्यूज़ कर दें, आइदर लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक भी रिफ्यूज़ कर दे, तो वो ऑर्डिनेंस वहाँ ख़त्म हो जाता है, फिर उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, फिर वो आगे इंडिया में फर्दर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। लेकिन लोकसभा राज्यसभा के रिफ्यूज़ल से पहले उस ऑर्डिनेंस के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो चुकी होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ वैलिड रहती हैं। अगर लोकसभा राज्यसभा अगर उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव कर देते हैं तो वो ऑर्डिनेंस फिर परमानेंट एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा हमारे सिलेबस में, सारफेसी एक्ट। तो सारफेसी एक्ट हमारे अलाइड लॉज का एक चैप्टर है जिसमें पहले सारफेसी ऑर्डिनेंस आया था 2002 में, और फिर विद इन सम टाइम जब लोकसभा राज्यसभा सेशन हुआ तो लोकसभा राज्यसभा ने उस सारफेसी ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया और फिर वो ऑर्डिनेंस से एक्ट में कन्वर्ट हो गया एंड इट बिकेम द परमानेंट लॉ। तो सारफेसी एक्ट 2002 आज भी इंडिया में चल रहा है 2014 तक, और उस एक्ट में बैंक्स को, लेंडिंग पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कुछ सुपर पावर दी गई है अपना लोन रिकवर करने के लिए फ्रॉम द डिफॉल्टर्स। तो यहाँ पर पहली चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ऑर्डिनेंस इज़ द टेम्परेरी लॉ, और इसको कौन प्रोमोलगेट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितना डिटेल में मैं बोल रहा हूँ उतना डिटेल में हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अपनी खुद की जानकारी के लिए मालूम होना चाहिए। यहाँ जो मैं अभी बात कर रहा था, पार्लियामेंट्री सेशन होता है तो उसमें पार्लियामेंट अप्रूव करती है। आई होप आप सब लोगों को ये बात मालूम है कि पार्लियामेंट
पूरा साल थ्रू आउट 365 डेज या 52 वीक्स नहीं बैठती है। जितने भी एमपीज़ हैं, लोकसभा राज्यसभा एमपीज़, ये लोग पार्लियामेंट्री सेशन के लिए आते हैं, इकट्ठे होते हैं। पार्लियामेंट जब सेशन में रहती है तो सब लोग एक साथ पार्लियामेंट में अटेंड करते हैं। वेल कहना चाहिए लोकसभा राज्यसभा सेशंस चलते हैं, लेकिन जब सेशन खत्म हो जाता है तो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में वापस भी चले जाते हैं। क्या कोई मुझे एक या दो सेशंस का नाम बता सकता है कि पार्लियामेंट में कौन कौन से सेशन होते हैं, कब कब होते हैं? उन सेशंस को किन नामों से बुलाया जाता है? बस आंसर, मॉनसून सेशन, इंटर सेशन। ऑलरेडी जालंधर से, रोहतक से, आगरा से, हर जगह आंसर आने शुरू हो गए हैं। यस, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस। नॉर्थ कैंपस से एक आंसर और भी आया मेरे पास, बजट सेशन। तो ब्रॉडली स्पीकिंग हम ये 3 सेशंस के नाम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। बजट सेशन मार्च अप्रैल में, देन आल से मॉनसून सेशन in the month of July, August. Then we talk about the winter session जो अभी अब शुरू होने वाला है, तो winter session will be there। और जिन दिनों में सेशन आता है फिर वो ऑर्डिनेंस को सेशन में प्लेस कर दिया जाता है। अगर सेशन ने अप्रूव कर दिया तो परमानेंट एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर सेशन ने डिसअप्रूव कर दिया तो फिर वो ऑर्डिनेंस की वहीं डेथ हो जाएगी। देन टॉकिंग अबाउट दैट, बट इसमें एक चीज़ यहाँ ज़रूर बताना चाहता हूँ और ज़रूरी है, और वो ये है कि जिन दिनों में सेशन चल रहा होता है पार्लियामेंट्री सेशन, उन दिनों में, और दोनों लोकसभा राज्यसभा सेशन चल रहे हैं, उन दिनों में प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस अनाउंस नहीं कर सकते, करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। तो जिन दिनों में पार्लियामेंट सेशन में ना हो और कोई इमरजेंसी एक्ट बनाना ज़रूरी हो, उन्हीं दिनों में ही प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस अनाउंस कर सकते हैं। देन गोइंग ऑन फर्दर, सेकेंड पॉइंट वी हैव ऑर्डर। और ऑर्डर में एक एग्जांपल दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इज बाइंडिंग ऑन हाई कोर्ट। HC का मतलब, HC मीन्स हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इज बाइंडिंग ऑन ऑल हाई कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल द लोअर कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सभी के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है और वो भी अपने आप में एक प्रकार का लॉ बन जाता है। तो अगर कोई सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट कभी सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया और उसके ऊपर बहुत डिटेल में लॉजिकल जजमेंट्स अपनी दी हैं, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ने उस डिस्प्यूट को सेटल किया है और अपनी जजमेंट दी है, तो हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि अगर सेम टू सेम फैक्ट्स फ्यूचर में किसी और केस में अराइज होते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को ही फॉलो करेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो लॉजिक्स दिए गए हैं उन्हीं लॉजिक्स को फॉलो करते हुए वो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अपनी जजमेंट अनाउंस करेंगे और अपना अलग से कोई लॉजिक बीच में इंक्लूड करने की कोशिश नहीं करेंगे, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी विद द लॉजिक्स गिवन बाय और द रीजंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो द डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑल ओवर इंडिया ऑन ऑल हाई कोर्ट्स ऑन ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, यू कैन से। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर सच है कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने किसी सब्जेक्ट मैटर पे कोई जजमेंट दिया है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं है, अगर सेम टू सेम सब्जेक्ट मैटर ऑल ओवर इंडिया किसी और स्टेट में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, अगर सेम सब्जेक्ट मैटर पे डिस्प्यूट होता है और बॉम्बे हाई कोर्ट या गुजरात हाई कोर्ट में जाता है, तो वहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट है या गुजरात हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट से डिफरेंट हो सकता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। चाहे दोनों जगह जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट गया वो सेम था, पार्टीज डिफरेंट थी लेकिन सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट सेम था, लेकिन हो सकता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट और दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट एक दूसरे से डिफरेंट हों और दोनों के लॉजिक्स एक दूसरे से डिफरेंट हों, ये पॉसिबल है। और इस केस में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट दिल्ली में बाइंडिंग है और बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट पूरे महाराष्ट्र में बाइंडिंग है, लेकिन महाराष्ट्र हाई कोर्ट की बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट दिल्ली के ऊपर बाइंडिंग नहीं है और दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट महाराष्ट्र के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। लेकिन अगर वही सब्जेक्ट मैटर फ्यूचर में कभी सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, सेम सब्जेक्ट मैटर, मे बी द पार्टीज आर डिफरेंट, और सुप्रीम कोर्ट फ्यूचर में उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर फाइनल अपना कोई जजमेंट दे देता है, तो फिर उसके बाद सब लोग, सारे हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को ही फॉलो करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि दिल्ली हाई कोर्ट की अगर कोई जजमेंट आई है तो दिल्ली में जो 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनके ऊपर वो जजमेंट बाइंडिंग है, और दिल्ली में जो 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को ही फॉलो करेंगे अगर सेम सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट उनके पास फ्यूचर में कभी आता है।
गुवाहाटी से एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या ये जो ऑर्डिनेंस है क्या इसमें प्रेसिडेंट की एसेंट ज़रूरी है? तो मैं कहूँगा आंसर इज़ येस। ऑर्डिनेंस का मतलब ही है कि उसमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे और प्रेसिडेंट उसको डिक्लेयर करेंगे, ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करेंगे, जबकि उसमें अभी तक कोई लोकसभा राज्यसभा अप्रूवल अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में जब लोकसभा राज्यसभा सेशन में आएंगे तब उनका अप्रूवल भी लिया जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। रादर एक रिक्वेस्ट आ रही है रोहतक से, सर ब्रेक दे दो, और दूसरे सेंटर से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं नहीं सर अभी ब्रेक मत दो, थोड़ा सा वेट करो। तो एक काम करते हैं, ये पेज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मेरे पास वो समझ में आ गया मुझे कि आप लोगों को बैठे बैठे अब थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन जाना शुरू हो गया है। तो इस पेज को ज़रूर कंप्लीट करते हैं, देन आई विल गिव अ ब्रेक डेफिनेटली देयर आफ्टर। बायलॉज के बारे में बात करते हैं, तो हम कहते हैं बायलॉज आर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एन एंटिटी। एक कंपनी भी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है, और कंपनी जब अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है तो वो इंटरनल बायलॉज हैं, लेकिन जब वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आरओसी के पास फाइल हो जाते हैं और आरओसी उसके ऊपर स्टैंप लगा देता है, तो फिर वो एक तरीके से अपने ऊपर बाइंडिंग हो जाते हैं, कंपनी के अपने खुद के ऊपर बाइंडिंग हो जाते हैं, और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी के शेयर होल्डर्स फिर उन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कॉन्ट्रावीन नहीं कर सकते हैं, एंड दे हैव द स्टैट्यूटरी फोर्स, दे हैव द लीगल फोर्स, क्योंकि उनके ऊपर आरओसी की स्टैंप लग गई है। बायलॉज के कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहाँ दिए हैं, सेक्शन 9 है ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ये चैप्टर हम करेंगे आने वाले टाइम में। सेक्शन 9 ऑफ द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑथराइजेज द स्टॉक एक्सचेंज टू मेक इट्स ओन बायलॉज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपने बायलॉज बनाए हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपने बायलॉज बनाए हैं, क्योंकि सेक्शन 9 ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एनएससी बीएससी को पावर देता है अपने बायलॉज बनाने की। और सेक्शन 10 ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट authorizes SEBI to make the bylaws of a stock exchange। स्टॉक एक्सचेंज के पुराने एग्जिस्टिंग बायलॉज को हटाकर उनकी जगह SEBI नए बायलॉज बनवा सकता है। SEBI के हाथ में पावर है, SEBI इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ओवर द स्टॉक एक्सचेंज। तो सेक्शन 9 ऑफ सिक्रा में स्टॉक एक्सचेंज अपने बायलॉज खुद बनाता है, और सेक्शन 10 ऑफ सिक्रा में SEBI स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज को चेंज करवा देता है या नए बायलॉज बनवा देता है। रूल्स जब हम शब्द यूज करते हैं, मीनवाइल एक क्वेश्चन और आया मोदी नगर से, सर की ऑर्डिनेंस में प्रोमोलगेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? तो प्रोमोलगेटेड वर्ड का सिंपल मीनिंग है डिक्लेयर्ड। प्रोमोलगेटेड मीन्स डिक्लेयर्ड। तो आई होप दैट सॉल्व्स योर क्वेरी मोदी नगर। देन टॉकिंग अबाउट दैट, वेल आई विल से रेगुलेशन की बात हो रही थी यहाँ पर, तो रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं। एक तरफ रूल्स, एक तरफ रेगुलेशंस। अब दोनों में क्या फ़र्क है? अगर आप देखेंगे रूल्स में, रूल्स आर मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन द कंपनीज एक्ट 2013, या रूल्स आर मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। रूल्स जो है वो मिनिस्ट्री बनाती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रूल्स बनाए कंपनीज एक्ट के लिए, और फैमा में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रूल्स बनाए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के लिए। तो रूल्स बनाने की पावर जो है वो मिनिस्ट्री लेवल पे मिनिस्ट्री के पास होती है, और कहना चाहिए जो मिनिस्टर हैं उनका अप्रूवल बीच में इन्वॉल्व होता है। मिनिस्ट्री लेवल पे जो IAS ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, जो IRS ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उन लोगों का मेजर रोल होता है रूल्स फ्रेम करने में, रूल्स को अप्रूव करने में, एंड फाइनली मिनिस्टर अप्रूवल लेने में। और रूल्स के लिए एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जब रूल्स बनाए जाते हैं तो मिनिस्ट्री लेवल पे अप्रूव होते हैं, लेकिन लोकसभा राज्यसभा का अप्रूवल नहीं चाहिए होता, और डायरेक्टली मिनिस्ट्री लेवल पे अप्रूव होकर रूल्स जो है दे आर नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। सो नो नीड ऑफ अप्रूवल ऑफ लोकसभा और राज्यसभा इन दैट केस। और रेगुलेशंस में आप देखेंगे जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, कंपनी लॉ बोर्ड मेक्स द रेगुलेशंस इन कंपनीज एक्ट 1956। अच्छा, यहाँ ये बताना थोड़ा सा ज़रूरी है, जब तक NCLT नहीं बनता तब तक NCLT रेगुलेशंस अभी न्यू कंपनीज एक्ट में फोर्स में आने वाले नहीं हैं। और उस केस में जो कंपनी लॉ बोर्ड अभी भी इंडिया में चला आ रहा है, जो शायद आपने IPCC लेवल पे सुना होगा, तो कंपनी लॉ बोर्ड जो अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है। और अगर मैं यहाँ प्रिंसिपल बेंच की बात करता हूँ न्यू दिल्ली में, तो हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास CGO कॉम्प्लेक्स, पर्यावरण भवन, कंपनी लॉ बोर्ड अभी भी एग्जिस्ट करता है एज ऑफ टुडे इन नवंबर 2014। तो कंपनी लॉ बोर्ड की अपनी खुद की रेगुलेशंस हैं, आप चाहें तो वेबसाइट रेफर कर सकते हैं www.clb.nic.in। आई रिपीट दैट, www.clb.nic.in।
nic.in इज़ द वेबसाइट ऑफ CLB. तो वैसे भी आप गूगल सर्च करेंगे कंपनी लॉ बोर्ड तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी. तो वहाँ पर आपको कंपनी लॉ बोर्ड रेगुलेशन 1991 देखने के लिए मिलेगी और वो रेगुलेशंस आज भी इंडिया में बिल्कुल एप्लीकेबल हैं. उसके अलावा फैमा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेगुलेशंस बनाई हैं. फैमा का चैप्टर पढ़ते हुए ये चीज़ बड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी आप सब लोगों को कि फैमा में कुछ पार्ट में आप पढ़ेंगे सेक्शंस हैं, एक्ट हैं. फैमा में कुछ पार्ट में रूल्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाए हैं और कुछ पार्ट में रेगुलेशंस हैं जो RBI ने बनाई हैं. अभी इतना ज़रूर थोड़ा सा समझ लीजिए जो इस वक्त रेलिवेंट है, एक तरफ रूल्स और एक तरफ रेगुलेशंस. रूल्स कौन बनाता है? मिनिस्ट्री लेवल पे रूल्स बनाए जाते हैं. रेगुलेशंस कौन बनाता है? सम सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी आउटसाइड द मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री के बाहर है. तो कंपनी लॉ बोर्ड या कहना चाहिए अगर मैं SEBI की बात करूं तो SEBI रेगुलेशंस भी हैं और इधर RBI रेगुलेशंस हैं, फैमा रेगुलेशंस हैं. तो मिनिस्ट्री रूल्स बनाती है और मिनिस्ट्री के बाहर जो दूसरी अथॉरिटीज़ को पावर्स डेलीगेट कर दी जाती हैं वो लोग रेगुलेशंस बनाते हैं. लेकिन रूल्स हो या रेगुलेशंस हो, अल्टीमेटली दे आर नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट. और एक बार जब वो ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हो जाते हैं तो दे बिकम बाइंडिंग ऑन अस. तो फाइनली वो हमारे लिए बाइंडिंग हो जाते हैं. फाइनली वन लास्ट थिंग जो इस पेज पे नीचे दी गई है, नोटिफिकेशंस. तो नोटिफिकेशन शब्द का मतलब ही क्या है? अगर एक्ट है तो एक्ट भी नोटिफाई होता है, रूल्स हैं तो रूल्स भी नोटिफाई होते हैं और रेगुलेशंस हैं तो रेगुलेशंस भी नोटिफाई होती हैं इन द ऑफिशियल गजट. और जब वो नोटिफाई होती हैं तो उनको एक नोटिफिकेशन नंबर दे दिया जाता है. तो मैं कहूँगा नोटिफिकेशन अपने आप में कोई अलग चीज़ नहीं है. नोटिफिकेशन इज़ बेसिकली चाहे रूल्स हों, चाहे रेगुलेशंस हो और चाहे मेन एक्ट हो, ऑल ऑफ देम आर नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट एंड ऑल ऑफ देम आर गिवन सम नोटिफिकेशन नंबर. उसके अलावा कुछ छोटी छोटी नोटिफिकेशंस भी मिनिस्ट्री की साइड से आती रहती हैं जब मिनिस्ट्री को कुछ कहना चाहिए कि कुछ पावर्स डेलीगेट करनी होती हैं टू द लोअर लेवल, तो मिनिस्ट्री उसके लिए भी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस इशू करती रहती है. सो एनी लॉ विच इज़ नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट, मे बी द ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया और ऑफिशियल गजट ऑफ स्टेट इज हैविंग अ नोटिफिकेशन नंबर. और एक बार वो ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हो गया देन इट बिकम्स बाइंडिंग. तो उसके बाद फिर उसमें एक बाइंडिंग इफेक्ट आ जाता है. हम सब लोगों को सर झुकाकर वो लॉ मानना पड़ता है. सो दिस इज ऑल अबाउट आई से द पेज नंबर 1. आपको कोई क्वेश्चन पूछना है स्टेज पे, मोस्ट वेलकम. आई गिव यू द टाइम टू आस्क क्वेश्चंस एंड देन वी गो फॉर अ ब्रेक. मेरे पास ऑलरेडी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रूल्स एंड रेगुलेशंस? एक क्वेश्चन आगरा से आया है, सर विल द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉलो द हाई कोर्ट जजमेंट इवन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट? तो अगर हाई कोर्ट का पहले कोई जजमेंट आया था और उसी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट का बाद में डिफरेंट जजमेंट आ गया, तो फ्यूचर में उस स्टेट में हाई कोर्ट के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो अपने हाई कोर्ट के जजमेंट को ही फॉलो करता रहेगा जो पहले आ चुका है, या जो बाद में सेम सब्जेक्ट मैटर पे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसको फॉलो करेंगे? तो मैं कहूँगा ऑब्वियसली हाई कोर्ट का जजमेंट अब नलीफाई हो गया. अगर सेम सब्जेक्ट मैटर पे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो फ्यूचर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को ही फॉलो करेगा और अपने ऊपर जो हाई कोर्ट है उसके जजमेंट को फॉलो नहीं करेगा. एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ट्रेड नोटिस क्या होता है? कुरुक्षेत्र से क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेड नोटिस क्या होता है? चलिए मैं आप लोगों के बीच में क्वेश्चन डाल देता हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड नोटिस? एनीबडी कैन गिव मी द आंसर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड नोटिस? एक पठान को कोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया कि सर क्या इन डेफिनेशंस का मतलब हमें एग्जाम में लिखना है? तो मैं कहूँगा एग्जाम में नहीं लिखना है, ये हम क्लास में ज़रूर डिस्कस कर रहे हैं. एग्जामिनेशन क्वेश्चन कम्स 1 मार्क ईच ऑन द डेफिनेशंस. तो वो एक एक नंबर के हिसाब से ही आपको उतना ही रीजनेबल लेंथ रखना है आंसर का, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है. तो अगर 1 नंबर का या 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है, बेसिक डेफिनेशन आपके पास है, आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं उसके अंदर. जैसे मैंने ऑर्डिनेंस में एग्जाम्पल दिया सारफेसी ऑर्डिनेंस का, आप एग्जाम्पल ऐड करके आंसर की लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं. ट्रेड नोटिस को लेकर कुछ आंसर मेरे पास आने शुरू हो गए हैं. बिजनेस कस्टम्स एंड मे बी गिवन बाय IRS ऑफिसर्स इन द जुरिसडिक्शनल एरिया एक्सप्लेनिंग पर्टिकुलर थिंग रिगार्डिंग द पर्टिकुलर इंडस्ट्री. So there are so many things which are coming up over there. I'll say trade notice is a generic term, आपको अलग अलग लॉज में देखने के लिए मिलेगा.
trade notice you will be finding in the different laws over there in the different context. So don't try to find a generalized meaning. I'll say इतना ये सच है कि obviously अगर कोई गवर्नमेंटल अथॉरिटी कहीं किसी ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई नोटिस दे रही है, किसी ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए नोटिस दे रही है, तो वो भी एक तरीके का ट्रेड नोटिस है. तो गवर्नमेंटल अथॉरिटी की तरफ से नोटिस आता है टू रिस्ट्रिक्ट अ पर्टिकुलर ट्रेड, that can be called as trade notice. या to grant the exemption in a particular trade, to grant the relaxation in the particular trade, that can also be called as trade notice. So different in the different laws, the different meanings can be assigned to the trade notice over there. So एक क्वेश्चन मुझे बार बार बोला जा रहा है, सर बाय लॉज को रिपीट कर दो. दैट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ कैंपस. तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा बाय लॉज के बारे में. जब कंपनी अपने खुद के बाय लॉज बनाती है तो दैट इज आई विल से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. लेकिन स्टॉक एक्सचेंज भी एक तरीके की कंपनी है, जो मैंने एग्जांपल बीच में दिया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड इज अ कंपनी इन द कंपनीज एक्ट. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड इज अ कंपनी इन द कंपनीज एक्ट. और स्टॉक एक्सचेंज भी अपने खुद के बाय लॉज बनाता है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में, जिसको फाइनली सेबी से अप्रूव करवाया जाता है. लेकिन एक बार उसका सेबी अप्रूवल हो गया, देन द बाय लॉज बिकम बाइंडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ओवर देयर. तो बाय लॉज क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंटिटी अपने आप को खुद को चलाने के लिए अपने बाय लॉज बनाती है और फिर फाइनली उसको किसी अथॉरिटी के पास फाइल करती है. और जब अथॉरिटी उसको अप्रूव कर देती है, स्टैंप लगा देती है, तो फिर वो बाय लॉज उस पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर, कंपनी के ऊपर, अपने खुद के ऊपर बाइंडिंग हो जाते हैं. तो स्टेप नंबर 1, बाय लॉज में एंटिटी अपने खुद के लिए बाय लॉ बनाती है. स्टेप नंबर 2, वो बाय लॉ किसी अथॉरिटी के पास फाइल होता है. एंड स्टेप नंबर 3, अथॉरिटी अप्रूवल मिलने के बाद वो बाय लॉ उसी एंटिटी के ऊपर वापस बाइंडिंग हो जाता है. बेसिक टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशंस. और कुछ चीज़ें हैं इसमें से जो एग्जाम में आई हुई हैं. तो डिस्कशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. एक तरफ हम कहते हैं लीगल इंटरप्रिटेशंस, और लीगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ऑथेंटिक और यूजुअल. और उसके नीचे बोल रहे हैं डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशंस, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल. नाउ गेटिंग स्टार्टेड विद दिस, व्हेन आई से द इंटरप्रिटेशन इज लीगल, व्हेन देयर इज एक्चुअल रूल ऑफ लॉ. तो यहाँ जो पहली चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हम डिस्कशन को ब्रेक कर रहे हैं. तो जो आपको अभी आपके पेज नंबर 2 पे टेक्स्ट फॉर्म में दिख रहा है, मेरे पास थोड़ा सा चार्ट वाइज फॉर्म में है. आपको चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बट यू जस्ट कीप वॉचिंग. तो आपके पेज नंबर 2 पे आपको ऊपर ऊपर नजर आ रहा है कि इंटरप्रिटेशन में भी या लीगल इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन जो है वो लीगल है, और जो लीगल इंटरप्रिटेशन है अब उसमें दो प्रकार हैं, एक ऑथेंटिक और एक यूजुअल. और दूसरी तरफ डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन है, जिसके दो पार्ट्स हैं, ग्रामेटिकल और लॉजिकल. अब जब हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं कि लीगल इंटरप्रिटेशन जो है उसके दो पार्ट्स हैं, एक ऑथेंटिक और दूसरा यूजुअल. ऑथेंटिक का क्या मतलब है? ऑथेंटिक का मतलब है इंटरप्रिटेशन कम्स फ्रॉम विद इन द सेक्शन. ऑथेंटिक का मतलब है कि आप जो सेक्शन पढ़ रहे हैं उस सेक्शन को उसी सेक्शन में से ही इंटरप्रेट करना है और आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. तो जो लॉ मेकर ने लिखा है, जो लॉ मेकर की भाषा है, जो उसका सेंटेंस है, जो उसके शब्द हैं, उन्हीं को पकड़ना है, उन्हीं को पढ़ना है और उन्हीं के ऊपर दिमाग चलाना है. उसको कहेंगे दैट इज़ ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन. क्योंकि आपने इधर उधर से और कोई सोर्स नहीं लिया, आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लिया, आप कहीं इधर उधर लॉ के बाहर नहीं गए, आप सिर्फ जो लॉ मेकर के शब्द हैं उन्हीं को पकड़कर उन्हीं को इंटरप्रेट कर रहे हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन. यूजुअल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? द इंटरप्रिटेशन विच कम्स आइदर फ्रॉम सम अर्लियर डिसाइडेड केस और कम्स फ्रॉम some custom or comes from society. तो यूजुअल इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि आपको लॉ के शब्दों को छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा और
कहीं बाहर जाकर आपको मतलब आप इंटरप्रिटेशन तो लॉ की कर रहे हैं, लेकिन उन शब्दों को समझने के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी कि उन शब्दों का मतलब क्या है। अब इसमें एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, हालांकि हमारे सिलेबस के बाहर जा रहा हूं थोड़ा सा। जब मैंने एलएलबी किया था तो मैं अब वहाँ से एक एग्जांपल मुझे याद है तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट एक हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है। हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है जब हिंदू मैरिज होती है तो उसमें कुछ चीज़ें आवश्यक होती हैं, कंपलसरी होती हैं। कैन यू टेल मी कौन कौन सी चीज़ें कंपलसरी हैं जिनके बिना हिंदू मैरिज नहीं हो सकती हैं? एनीबडी टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हिंदू मैरिज, करनाल से आंसर आया लड़की। आने वाले टाइम में देखते जाओ क्या क्या होता है। नॉर्थ कैंपस से आंसर आया जीजा, जीजा के बिना मैरिज नहीं हो सकती। द्वारका से आंसर आया मैरिजेबल एज होनी चाहिए, और कुछ भी चाहिए तो खैर एनी हाउस वेल, हिंदू मैरिज एक्ट में जो लिखा है वो अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट के जो शब्द हैं वो ये हैं कि एक तो कन्यादान कंपलसरी है, एक पानी ग्रहण संस्कार कंपलसरी है। कन्यादान सबको मालूम है, जो कन्या का पिता कन्यादान करता है। और एक तीसरा जो कंपलसरी है सप्तपदी कंपलसरी है। एनीबडी हैविंग आइडिया कि ये सप्तपदी क्या होता है? कैन यू गिव मी द आंसर? बहुत सारे आंसर आ गए हैं मेरे पास, कुछ बोलने लायक भी नहीं है। चलिए, जालंधर से आंसर आया कि सर सप्तपदी का मतलब होता है 7 फेरे। कुछ लोग दहेज मांगना भी शुरू कर रहे हैं बीच में। लक्ष्मी नगर बहुत बुरी बात है, डोंट आस्क फॉर दहेज। आपने कार मांगना शुरू कर दिया है। तो जालंधर से मेरे पास आंसर आ गया है, सप्तपदी का मतलब होता है 7 फेरे। 7 फेरे किस चीज के 7 फेरे? अब लॉ मेकर ने लॉ में बताया ही नहीं है कि 7 फेरे किस चीज के। सप्तपदी, लॉ मेकर ने 7 फेरे सप्तपदी लिखकर छोड़ दिया। तो 7 सर्कल्स ऑफ वॉट? तो जम्मू से आंसर आया मेरे पास अग्नि के। जम्मू, मुजफ्फरनगर, जालंधर, हर जगह से आंसर आ गया 7 फेरे अग्नि के। तो फिर एक काम करते हैं, लॉ मेकर ने लॉ में तो कुछ बताया नहीं, हम लोग एक सिगरेट जलाते हैं, सिगरेट जलाकर हम जमीन पे रख देते हैं। अब उसमें अग्नि भी है, धुआं भी उठ रहा है, और उसी के ऊपर हम देसी घी डालकर लड़का लड़की हाथ पकड़ लेते हैं और उसके 7 फेरे लगा लेते हैं और साथ में बोलते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ स्वाहा। तो क्या ये शादी हो जाएगी? अग्नि के 7 फेरे हो गए, क्योंकि लॉ मेकर ने तो लॉ में तो नहीं बताया। तो अग्नि शब्द का क्या मतलब है? इसकी इंटरप्रिटेशन अब लॉ में तो नहीं है, लॉ मेकर ने लॉ में तो कुछ बताया नहीं। तो अग्नि का क्या मतलब है? एज पर यू अग्नि का क्या मतलब है? तो जम्मू से मेरे पास इमीडिएट आंसर आ गया कि अग्नि का मतलब है हवन कुंड। तो वो हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। नाउ द पॉइंट इज, आपको किसने बताया कि अग्नि का मतलब हवन कुंड है? लॉ मेकर ने तो लॉ में नहीं लिखा, तो आपको कहां से पता चला कि अग्नि का मतलब हवन कुंड है? आपको किसने बताई ये बात, किसने समझाई ये बात कि अग्नि का मतलब हवन कुंड ही होता है और कुछ नहीं होता? तो करनाल द्वारका कहते हैं कस्टम है, सामाजिक प्रथा है। नॉर्थ कैंपस से आया, शास्त्रों में लिखा है। जम्मू भी कहता है जी कस्टम है। तो हम मानते हैं कि कस्टम है। जब मम्मी पापा की शादी हुई थी, आई बिलीव हुई होगी, आपने देखी होगी। दादा दादी की शादी हुई थी, आई बिलीव हुई होगी। नाना नानी की शादी हुई थी, तो हम मानते हैं कि हुई होगी। तो वो उस वक्त भी हवन कुंड रहा होगा, चाहे आपने उसकी फोटोग्राफ देखी या वीडियो देखा या नहीं देखा, तो हवन कुंड तब भी रहा होगा। तो ये सामाजिक प्रथा है कि हवन कुंड रखा जाता है, तो वो अग्नि के 7 फेरे होते हैं और उसको कहते हैं सप्तपदी। तो लॉ मेकर ने लॉ में एक शब्द लिखा सप्तपदी, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमें लॉ के बाहर जाना पड़ा, क्योंकि और हमें मम्मी पापा ने जो बताया, जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, जो हमने अपनी आंखों से देखा है, उसकी मदद लेनी पड़ी, उसकी हेल्प लेनी पड़ी सप्तपदी का इंटरप्रिटेशन करने के लिए। सो जम्मू कह रहे नहीं देखी थी, पूछ लेना एक बार हुई थी या नहीं हुई थी। क्या नहीं हो। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि कई बार हम लॉ की इंटरप्रिटेशन लॉ में से करते हैं और कई बार हम लॉ की इंटरप्रिटेशन लॉ के बाहर से करते हैं। लॉ के बाहर जाना पड़ता है और सामाजिक प्रथा से सीखना पड़ता है कि लॉ को, जब लॉ के शब्दों को पढ़ा जाए तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ आते हैं, डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन, तो अभी ये समझ में आ गया आप लोगों को लीगल इंटरप्रिटेशन क्या होती है, ऑथेंटिक
जब शब्दों को ही पढ़ना है, शब्दों के बाहर नहीं जाना है और जो शब्द लिखे हैं उसी को इंटरप्रेट करना है, तो वो ऑथेंटिक। और यूजुअल का मतलब जब शब्दों के बाहर जाना है और सोसाइटी में जाना है, कस्टम देखना है, ट्रेडिशन देखना है, पुराने जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं उनको देखना है, वहां से जो इंटरप्रिटेशन आती है दैट इज यूजुअल। और दोनों को जोड़ देते हैं, ऑथेंटिक प्लस यूजुअल, दैट बिकम्स लीगल, तो वो हो जाती है लीगल। अब दूसरी तरफ आ जाइए डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन। तो इसमें कह रहे हैं दो प्रकार की चीजों को या दो प्रकार की इंटरप्रिटेशन को जोड़ा जाता है, एक है ग्रामेटिकल और एक है लॉजिकल। ग्रामेटिकल बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, एंड और। एंड का मतलब जोड़कर पढ़ो, और का मतलब तोड़कर पढ़ो। एंड इज कंजंक्टिव, और इज डिस्जंक्टिव। तो एंड का मतलब दो चीज़ों को जोड़कर पढ़ो, और का मतलब दो चीज़ों को तोड़कर पढ़ो। इसके अलावा अगर मैं बोलता हूँ सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम कॉमा श्याम एंड घनश्याम। और राम कॉमा श्याम एंड घनश्याम, तो उस कॉमा को क्या पढ़ेंगे, और या एंड? राम कॉमा श्याम एंड घनश्याम, तो कॉमा को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कॉमा को क्या पढ़ेंगे, और या एंड? नॉर्थ कैंपस ने कहा और, करनाल ने कहा एंड, द्वारका ने कहा एंड, बरेली ने कहा एंड। नॉर्थ कैंपस ने चेंज किया अपना आंसर, और से एंड हो गया। तो अभी वो क्लियर हो गया कि कॉमा को, ये तो बचपन से ग्रामेटिकल रूल है, इसमें तो लॉ है ही नहीं, ये तो ग्रामेटिकल रूल है, बचपन में भी स्कूल में यही पढ़ते थे। राम कॉमा श्याम एंड घनश्याम का मतलब राम एंड श्याम एंड घनश्याम। और अगर मैं वही कहूं दूसरी तरफ, मैं एग्जाम्पल चेंज कर दूं, सिचुएशन 2 एग्जाम्पल 2, राम कॉमा श्याम और घनश्याम, तो अब और वो हिंदी वाला और नहीं, इंग्लिश वाला और। तो राम कॉमा श्याम और घनश्याम, तो कॉमा को क्या पढ़ेंगे, और। राम और श्याम और घनश्याम, तो ग्रामेटिकल रूल है और इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और कॉमा की वजह से तो मैं कहूँगा अच्छे लोग कोमा में चले जाते हैं। लॉ में तो कॉमा का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। एक कॉमा जहाँ लिखा है उस कॉमा की वजह से सेंटेंस का इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है। अगर कॉमा लगा दिया जाए, कॉमा हटा दिया जाए, तो सेंटेंस ही चेंज हो जाता है। तो आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करूंगा आने वाली क्लासेस में, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कि एक कॉमा से कितना फर्क पड़ सकता है। तो पहला पार्ट हो गया हमारे पास ग्रामेटिकल। तो जो हम लॉ पढ़ते हैं तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ एंड लिखा है, कहाँ और लिखा है। कई बार लॉ मेकर लिखना ही भूल जाता है सेंटेंस के बीच में ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और ये बताता ही नहीं कि वो एंड है या और है। तो वहाँ कई बार हमें अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ती है कि वहाँ पर हम एंड लिखें या और लिखें। वैसे एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा मैं, कंपनीज एक्ट 2013 में भी हैं, जहाँ लॉ मेकर लिखना ही भूल गया कि और लिखें या और है या एंड है। हमें अपना खुद को वहाँ अपनी नॉलेज अप्लाई करनी पड़ती है कि वहाँ पर एंड होना चाहिए या और होना चाहिए, कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ता है। दूसरी तरफ आते हैं लॉजिकल। नाउ व्हेन आई से द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, कई बार लॉ को पढ़ते हैं तो शब्दों को छोड़कर लॉजिक का साथ देना पड़ता है, लॉजिक को होल्ड करना पड़ता है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है। नाउ फॉर एग्जांपल, एक बिल्कुल हटकर एक डिफरेंट एग्जांपल ले रहा हूँ, सिलेबस के बाहर जा रहा हूँ थोड़ा सा, आई एम गोइंग आउटसाइड द सिलेबस। एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योरेंस कंपनी ने लिखा कि इंश्योर्ड पर्सन को पहले 3 साल सुसाइड करना अलाउड नहीं है। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ केस का, फैक्ट्स ऑफ द केस। मिस्टर एक्स ने शायद कोई कहीं मर्डर किया और मिस्टर एक्स के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है कि उसने मर्डर किया है या नहीं किया है। उसके ऊपर एलिगेशन है लेकिन अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। तो मिस्टर एक्स को जेल कस्टडी में रखा गया है और जब वो जेल के अंदर है उस वक्त वो अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है। और दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और वो अपने भाई को, अपने ब्रदर को बोलता है कि मुझे अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। और उसी वक्त वो एक इंश्योरेंस एजेंट अरेंज करके जेल के अंदर उसका मेडिकल करवाकर, हाइट वेट मेडिकल चेकअप करवा के उसके नाम से एक इंश्योरेंस पॉलिसी जेल के अंदर इशू की जाती है और वो एक चेक इशू कर देता है इंश्योरेंस प्रीमियम का, अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है। अब उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा है कि उसको पहले 3 साल सुसाइड करना अलाउड नहीं है। अगर उसने पहले 3 साल में सुसाइड किया तो उसको इंश्योरेंस का 1 पैसा भी
नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम पे नहीं करेगी। 3 साल के बाद सुसाइड करना अलाउड है, यू आर फ्री, यू कैन कमिट सुसाइड, और अगर आपने सुसाइड किया, आपकी डेथ हुई, तो आपकी फैमिली को फुल इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, लेकिन पहले 3 साल सुसाइड करना अलाउड नहीं है। ये बात इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखी है। इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, प्रीमियम पे कर दिया, उसके बाद वो व्यक्ति जेल के बाहर आ गया, बेल करवाई और जेल के बाहर आ गया। अब मार्केट में घूम रहा था, कहीं कुछ शॉपिंग कर रहा था, तो शायद जिस खानदान से झगड़ा रहा होगा, जहां उसने मर्डर शायद किया होगा, उन लोगों ने आकर उसको गोली मार दी और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और जब डेथ हो गई तो उसकी फैमिली मेंबर्स ने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम मांगा। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। ऑन व्हाट ग्राउंड? इंश्योरेंस कंपनी ने कहा, इंश्योरेंस कंपनी ने आर्ग्यूमेंट दिया कि हम आपको क्लेम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपने सुसाइड किया है, आपको बेल पे बाहर ही नहीं आना चाहिए था, आपको बेल ही नहीं करवानी चाहिए। आपको मालूम था कि आपकी खानदानी दुश्मनी चल रही है, आपको पता है कि लोग आपको ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, और फिर भी आप बेल करवा के बाहर आ जाते हो। आप बेवकूफ़ हो, आपकी बेवकूफ़ी है, आप बेल पे बाहर क्यों आए? और अगर आप बेल पे बाहर आए और अब आपकी डेथ हो गई है, उस पर्सन की डेथ हो गई है, तो ये तो उसने सुसाइड किया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सुसाइड है या सुसाइड नहीं है? येस और नो। तो अब आपको मुझे इस चीज़ का आंसर देना कि ये सुसाइड है या सुसाइड नहीं है। उसको बेल पे बाहर नहीं आना चाहिए था। नॉर्थ कैंपस सेज नो, मुजफ्फरनगर सेज नो, द्वारका सेज नो, जम्मू सेज नो। तो आंसर मेरे पास यूनानिमस आ रहा है, मोदी नगर सेज नो। कोई यस कहने वाला नहीं है। आगरा सेज नो, अंबाला सेज यस, सुसाइड है। चलिए, पहला यस आया मेरे पास। करनाल सेज नो। चलिए, बहुत सारे आंसर आ गए, अब इसको एनालाइज कर लेते हैं। आपके हिसाब से आप सुसाइड को डिफाइन कैसे करोगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुसाइड? जब कोई अपनी खुद की डेथ करता है। सुई का मतलब वो चुबाने वाली सुई नहीं, SUI, सुई। अगर लैटिन लैंग्वेज को अगर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूं तो सुई का मतलब होता है सेल्फ, और साइड, CID, साइड का मतलब होता है डेथ। तो सुसाइड का मतलब होता है सेल्फ डेथ। अगर कोई अपनी खुद की डेथ करवाता है तो वो सुसाइड है। अगर कोई फंदा लगाकर फांसी लटका लेता है, अपने आप को पंखे से लटका लेता है, सुसाइड है। अगर कोई ट्रेन के आगे कूद जाता है, सुसाइड है। कोई पहाड़ से कूद जाता है, सुसाइड है। कोई चूहे मारने वाली दवाई खा जाता है, सुसाइड है। वो तो सुसाइड है, समझ में आता है। लेकिन बेल पे बाहर नहीं आना चाहिए था, ये तो सुसाइड है। मैं कहूँगा ये सुसाइड नहीं है, इसको क्या हम कह सकते हैं कि ये तो एक्सीडेंटल डेथ है। कैन आई से इट इज एक्सीडेंटल डेथ, इट इज नॉट सुसाइड। तो जब ये मामला कोर्ट में गया, कहना चाहिए कंज्यूमर कोर्ट में गया, ये मामला कंज्यूमर कोर्ट में गया, तो जो इंश्योर्ड पर्सन जिसकी डेथ हो गई, उसके फैमिली मेंबर्स ने कंज्यूमर कोर्ट में केस डाला इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट, और कंज्यूमर कोर्ट ने भी माना कि ये सुसाइड नहीं है, इट इज ओनली द एक्सीडेंटल डेथ। सुसाइड का मतलब होता है जब आप अपनी खुद की डेथ खुद फ्रेम करते हैं, आप अपनी खुद की डेथ का डिजाइन खुद बनाते हैं, तो वो सुसाइड होता है। सिर्फ बेल पे बाहर आ जाना जो है वो सुसाइड नहीं माना जाएगा। और कंज्यूमर कोर्ट ने फाइनली ये बोला कि इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम पे करना पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने कोई सुसाइड नहीं किया। आई होप एवरीबॉडी गॉट दैट। अब मैं कहूंगा कि सुसाइड वर्ड लॉ मेकर ने लॉ में डिफाइन नहीं किया है, लेकिन हमें लॉ के बाहर जाना पड़ता है, हमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी देखनी पड़ती है, हमें लॉ के बाहर जाकर दूसरे सोर्सेज को भी रेफर करना पड़ता है, और अपना खुद का लॉजिक भी यूज करना पड़ता है। वी हैव टू यूज अवर ओन लॉजिक, और जहां हम अपना लॉजिकल ब्रेन यूज कर रहे हैं तो वो सुसाइड नहीं है। तो आई से दिस इज वन एग्जाम्पल व्हेन वी से वी हैव टू थिंक लॉजिकली। और ये तो बात सच है कि लॉजिकल ब्रेन तो हमें अप्लाई करना ही है फॉर द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट ओवर देयर। तो जब ग्रामेटिकल और लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस को आपस में जोड़ा जाता है, दैट बिकम्स डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन। तो एक तरफ ऑथेंटिक और यूजुअल है, इन दोनों को जोड़ा जाता है, दैट बिकम्स लीगल। एक तरफ वो ग्रामेटिकल है जिसमें प्योर ग्रामर यूज हो रही है और लॉजिक इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, और ग्रामेटिकल के साथ साथ कहना चाहिए लॉजिकल है। तो जब दोनों को ऐड करते हैं दैट बिकम्स डॉक्ट्रिनल। एग्जाम में एक बार ये ग्रामेटिकल वर्सेस लॉजिकल पूछा गया था, तो क्या लिखेंगे एग्जाम में? ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन में और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में क्या फर्क है? ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब सिर्फ ग्रामर का रूल अप्लाई करो, एंड कहाँ लिखा है और कहाँ लिखा है, कॉमा कहाँ है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है एज पर द प्लेन इंग्लिश ग्रामर।
और लॉजिकल का मतलब ग्रामर को छोड़ दो, ग्रामर के अलावा भी आपको अपना खुद का लॉजिकल ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा, तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन को इस्तेमाल करो। और दोनों को जोड़ दिया तो मैं कहूँगा सब कुछ हो गया, ग्रामेटिकल रूल भी अप्लाई हो गया, लॉजिकल भी हो गया। जब दोनों हो गए तो अल्टीमेटली दैट बिकम्स डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन। तो आपके पेज नंबर 2 पे अब मैं वापस आ जाता हूं और जो सब कुछ अभी आपको चार्ट वाइज फॉर्म में दिख रहा था वही सब कुछ यहां पर अब टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मेरे एक्सप्लेन करने का कोई काम यहां पर बचा नहीं है। तो प्लीज रीड इट फॉर योरसेल्फ, एक बार अपने आप एक बार पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम आती है डू आस्क मी, तो प्लीज आस्क मी एनी प्रॉब्लम्स दैट यू हैव। इसके बाद में अगर आगे बढ़ता हूं, एक छोटा सा डिस्टिंक्शन यहां पर दिया गया है कि लिटरल इंटरप्रिटेशन और फंक्शनल इंटरप्रिटेशन में क्या फर्क है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है और हमारे कोर्स करिकुलम का पार्ट है, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग। शायद ये रखता नहीं ये डिस्कशन अपने नोट्स में, लेकिन क्योंकि कोर्स करिकुलम का पार्ट है तो मैंने ये डिस्कशन अपने नोट्स में रखा। एग्जाम में कभी नहीं आया है, नेवर बीन आस्क्ड इन द एग्जाम, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा लिटरल इंटरप्रिटेशन और फंक्शनल इंटरप्रिटेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो लिटरल इंटरप्रिटेशन वही है कि जो शब्दों में लिखा है सीधा सीधा उसको पढ़ लो, उसके ऊपर अपना दिमाग मत चलाओ, उसके ऊपर अपना लॉजिक अप्लाई मत करो। जबकि फंक्शनल इंटरप्रिटेशन है लॉजिक लॉजिक लॉजिक। तो जब हम बात कर रहे हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन के बारे में, तो लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? रीड, ओनली रीड द वर्ड्स, और लॉजिक अप्लाई मत करो, लॉजिक अप्लाई मत करो। जबकि फंक्शनल इंटरप्रिटेशन का सिर्फ एक ही मतलब है, अप्लाई योर लॉजिक, अपना लॉजिक अप्लाई करो। और शब्दों को छोड़कर अगर जाना पड़े तो शब्दों को छोड़कर जा सकते हैं, अप्लाई योर लॉजिक। तो इधर सिर्फ वही ग्रामेटिकल है, ओनली द ग्रामेटिकल, जबकि इधर लॉजिकल है। तो क्योंकि कोर्स करिकुलम में इंस्टीट्यूट की बुक में भी है, दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। व्हेन द इंटरप्रिटेशन रिगार्ड्स द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ एज कॉन्क्लूसिव, जो शब्दों में लिखा है वो फुल एंड फाइनल है। कॉन्क्लूसिव का मतलब फुल एंड फाइनल, उसके ऊपर दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। तो लॉ मेकर ने जो शब्द लिखे हैं वही शब्द फुल एंड फाइनल हैं, उन शब्दों के पीछे कोई लॉजिक अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। सच इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड एज लिटरल इंटरप्रिटेशन। इट डज नॉट लुक बियॉन्ड द वर्ड्स, शब्दों के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, शब्दों के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, दैट इज लिटरल इंटरप्रिटेशन। जबकि फंक्शनल इंटरप्रिटेशन के लिए कहते हैं इंटरप्रिटेशन डिपार्ट्स फ्रॉम द लेटर ऑफ लॉ। डिपार्ट्स का मतलब शब्दों को छोड़ दो, शब्दों को पकड़कर मत रहो और शब्दों के पीछे चले जाओ, अपना कॉमन सेंस यूज करो और अपना लॉजिक अप्लाई करो, जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे। तो शब्दों को छोड़ दो, डिपार्ट्स फ्रॉम द लॉ एंड सीक्स एल्सवेयर फॉर सम। सीक्स एल्सवेयर मतलब शब्दों को छोड़कर शब्दों के बाहर चले जाते हैं और कहीं और इसका ज्यादा लॉजिकल मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं। फॉर सम मोर सेटिस्फैक्टरी एविडेंस, फॉर फाइंडिंग द ट्रू इंटेंशन ऑफ द स्टैचूट, कि लॉ की सही इंटेंशन क्या है। तो सप्तपदी वो एक शब्द लॉ मेकर ने लॉ में यूज किया, लेकिन हम उसके बाहर चले गए, ट्रेडिशन में चले गए, कस्टम में चले गए और ढूंढ रहे हैं कि सप्तपदी का सही मतलब क्या है या सुसाइड वर्ड का सही मतलब क्या है। तो जहां हम अपना कॉमन सेंस अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स यूज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल यहां बहुत अच्छा सा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आई एम शेयरिंग वन एग्जाम्पल विद यू पीपल। इसी टेबल के नीचे एक एग्जाम्पल है, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी इन द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में अगर शेयर होल्डर खुद नहीं आ पाता तो वो अपना प्रॉक्सी अपॉइंट करता है। याद है आप लोगों को आईपीसीसी लेवल पे किया था कुछ ऐसा। एक चीज यहां पूछना चाहूंगा आपसे, न्यू कंपनीज एक्ट में हम कहते हैं प्रॉक्सी का सेक्शन नंबर है 105। ओल्ड कंपनीज एक्ट में अगर किसी को बाई चांस पर चांस याद है प्रॉक्सी का सेक्शन नंबर कौन सा था? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
प्रॉक्सी अपॉइंट करते हैं जनरल मीटिंग के लिए। अगर मेंबर खुद नहीं जा पाता तो वो अपनी जगह जिसको भेजता है वो प्रॉक्सी है। चलिए, मेरे पास पहला आंसर आ गया, लेकिन मैं कुछ और आंसर्स की वेट कर रहा हूं। मुजफ्फरनगर हैज गिवन द आंसर। गैस करने की कोशिश की है, काफी मामला क्लोज आया लेकिन एक्यूरेट नहीं है। मुजफ्फरनगर, दिल्ली, करनाल ने सही आंसर दिया है। चलिए, आंसर है सेक्शन 176, और बाकियों ने जो गलत आंसर दिया वो मैं ऑब्वियसली अब बोल कर नहीं बताऊंगा, लेकिन करनाल ने सही आंसर दिया है सेक्शन 176। थैंक यू वेरी मच। अभी हो गया सेक्शन 105, लेकिन एक चीज बोलूंगा, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट वही है। ओल्ड एक्ट में, न्यू एक्ट में एक ही कॉन्सेप्ट है, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जब एक मेंबर खुद नहीं आ पाता तो वो अपनी जगह अपना प्रॉक्सी अपॉइंट करता है, और जब प्रॉक्सी आएगा, मीटिंग अटेंड करेगा, तो ही विल पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द मेंबर, और वो फिर वोटिंग में भी पार्टिसिपेट करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द मेंबर। बट प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक। याद है, प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक। स्पीकना मना है। प्रॉक्सी आएगा, बैठेगा, लेकिन स्पीकेगा नहीं, तो स्पीकना मना है। डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो सेक्शन, ओल्ड सेक्शन में भी लिखा हुआ था, ओल्ड एक्ट में, और न्यू एक्ट में भी लिखा है कि स्पीकना मना है। तो नाउ द पॉइंट इज, स्पीकना मना है, तो एक सवाल है, वेदर द प्रॉक्सी कैन राइट हिज व्यूज इन राइटिंग ऑन द पीस ऑफ पेपर एंड गिव इट टू द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। कि सर मैं बोलना चाहता हूं, बोल तो नहीं सकता, लेकिन कुछ लिख कर दे देता हूं आपको। लॉ में लिखा है प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक। तो क्वेश्चन है आपके लिए, वेदर द प्रॉक्सी कैन राइट, यस और नो, और क्या वो लिख कर अपने व्यूज चेयरपर्सन को सबमिट कर सकता है, यस और नो। करनाल, लखनऊ, द्वारका, जम्मू, मोदीनगर, अंबाला, सब लोगों ने एक ही आंसर दिया है, बरेली, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आंसर इज नो, नहीं नहीं नहीं, नहीं कर सकता है। सो और क्यों नहीं कर सकता है, रीजन क्या है? लॉ मेकर ने तो कहा है स्पीकिंग इज नॉट अलाउड, ही हैज नो राइट टू स्पीक। ये थोड़ा ना बोला राइटिंग इज नॉट अलाउड। राइटने में क्या प्रॉब्लम है? कहने से अगर वो लिख कर भी अपने व्यूज सबमिट करेगा चेयरपर्सन के पास, और चेयरपर्सन उन व्यूज को पढ़ेगा, तो मीटिंग का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और हम लॉ मेकर यही चाहता है कि प्रॉक्सी मीटिंग के फ्लो को डिस्टर्ब ना करे। लॉ मेकर यही चाहता है कि प्रॉक्सी मीटिंग के फ्लो को डिस्टर्ब ना करे। दैट इज द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर। तो अगर वो अपने व्यूज राइटिंग में भी लिख कर देगा, तो अल्टीमेटली ही इज डिस्टर्बिंग द फ्लो ऑफ मीटिंग, और यही नहीं होना चाहिए। तो हम यहां पर हम क्या कर रहे हैं? लिटरल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं लॉ की, या हम फंक्शनल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? हम कौन सी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लिटरल या फंक्शनल? यू हैव टू गिव द आंसर। तो हर जगह से मेरे पास सही आंसर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, एवरीबडी इज गिविंग द सेम आंसर यूनानिमस की हम यहां पर लॉ की फंक्शनल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। लॉ जो पर्पस अचीव करना चाहता है, लॉ मेकर जो पर्पस अचीव करना चाहता है, हम वो पर्पस फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं। सो वी आर नॉट डूइंग द लिटरल इंटरप्रिटेशन। और यही चीज नीचे यहां पर लिखी भी हुई है, वी आर डूइंग द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन और वी आर डूइंग द फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। और सोच के देखो, अगर जनरल मीटिंग में 500 मेंबर बैठे हैं और 200 प्रॉक्सी बैठे हैं, और वो 200 प्रॉक्सी अपने राइटिंग पैड अपने साथ लेकर आए हैं और लिखे जा रहे हैं, और वो लिख लिख कर एरोप्लेन बनाकर चेयरपर्सन की तरफ फेंक रहे हैं, तो बेचारा चेयरपर्सन वो 200 एरोप्लेन ही कैश करता रहेगा, और पूरा मीटिंग का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर एक प्रॉक्सी को भी अलाउ कर दिया कि ही कैन सबमिट हिज व्यूज इन राइटिंग, तो नेक्स्ट जनरल मीटिंग में तो 200 प्रॉक्सी आएंगे और मीटिंग कभी हो ही नहीं पाएगी, नॉट पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब ये भी बड़ा एक अजीब सा पॉइंट है कि इंटरप्रिटेशन शब्द में और कंस्ट्रक्शन शब्द में, दोनों में क्या फर्क है? फंक्शनल इंटरप्रिटेशन या फंक्शनल कंस्ट्रक्शन, लिटरल इंटरप्रिटेशन या लिटरल कंस्ट्रक्शन, दोनों में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? कुछ लोग कहते हैं फर्क है, और कुछ इंटेलिजेंट लोग कहते हैं कि फर्क नहीं है। तो इंडिया में मैं कहूंगा दो प्रकार के इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन कहता है कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होते हैं। सेकंड ग्रुप ऑफ पर्सन कहता है कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन डिफरेंट नहीं होते हैं, एक ही होते हैं, एक ही चीज के दो नाम हैं।
फर्स्ट ग्रुप ऑफ पर्सन कहता है इंटरप्रिटेशन, आप सुन लीजिए, आप दोनों का व्यू क्या क्या है, उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि दोनों सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट ग्रुप ऑफ पर्सन कहता है इंटरप्रिटेशन का मतलब है आर्ट ऑफ फाइंडिंग द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड्स एक्सप्रेस्ड इन द स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जो शब्द लिखे हैं उनका ट्रू सेंस ढूंढ रहे हैं, शब्दों को पढ़ रहे हैं और शब्दों की सही इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उसका ट्रू सेंस, ट्रू मीनिंग क्या है वो ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कंस्ट्रक्शन में ड्राइंग द कंक्लूजन्स दैट लाई बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड्स विच आर यूज्ड। तो कंक्लूजन में क्या है, हम ऐसे कंक्लूजन बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, हम ऐसे कंक्लूजन बना रहे हैं, मतलब हम ऐसे तात्पर्य निकाल रहे हैं, ऐसे अर्थ निकाल रहे हैं विच आर बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड्स, शब्दों के पीछे जा रहे हैं, शब्दों के पीछे जा रहे हैं और शब्दों के पीछे जाकर हम उसका मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन है। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब है शब्दों को पढ़ो, शब्दों का मतलब निकालो, तो वो इंटरप्रिटेशन है। और कंक्लूजन का मतलब है कि शब्दों के पीछे जाओ, शब्दों को भी पढ़ो, शब्दों के पीछे जाओ और उसके पीछे जाकर उसका मतलब जो है उसको ढूंढो, उसको निकालो, तो वो कंक्लूजन है। अभी जैसे आपने यही प्रॉक्सी वाला एग्जाम्पल लिया, अब मुझे ये बताइए, जो आपने प्रॉक्सी वाला एग्जाम्पल लिया, प्रॉक्सी हैज नो राइट टू स्पीक, इसका मतलब ही हैज नो राइट टू डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ द मीटिंग। तो जो आपने बोला कि ही कैन नॉट गिव द व्यूज इन राइटिंग, ये आप इंटरप्रिटेशन कर रहे थे उस एक सेंटेंस की, प्रॉक्सी हैज नो राइट टू द स्पीक, या आप उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और शब्दों के पीछे जा रहे थे, उसका कंक्लूजन कुछ और निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो आप क्या कर रहे थे, आप उस वक्त इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। आपको एक बार सेंटेंस दोबारा से दिखा देता हूं, सेक्शन 105 में लिखा हुआ है प्रॉक्सी शैल नॉट हैव एनी राइट टू स्पीक। तो ये जो सेंटेंस है प्रॉक्सी शैल नॉट हैव एनी राइट टू स्पीक, और आपने कहा स्पीक में उसका जो राइटिंग में व्यूज कर अपना सबमिट करना है वो भी मना है। तो वो जो आपने इंटरप्रिटेशन किया वो इंटरप्रिटेशन है, शब्दों को पढ़ा और शब्दों का ही मतलब निकाला, या वो कंस्ट्रक्शन है। जम्मू कहता है इंटरप्रिटेशन है, मोदी नगर कहता है कंस्ट्रक्शन है, करनाल कहता है इंटरप्रिटेशन है, मुजफ्फरनगर कहता है कंस्ट्रक्शन है, और उसके बाद करनाल से ही आया सर इंटरप्रिटेशन है, द्वारका से आया सर कंस्ट्रक्शन है, नॉर्थ कैंपस से आया कंस्ट्रक्शन है, करनाल से आया इंटरप्रिटेशन है, पठानकोट से आया कंस्ट्रक्शन है। तो मैं कहूँगा आप लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि आप जो कर रहे हैं, जो आप दिमाग चला रहे हैं, वो इंटरप्रिटेशन है या कंस्ट्रक्शन है। और मैं कहता हूँ इंटरप्रिटेशन हो या कंस्ट्रक्शन हो, आपको ढूंढना क्या है, ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड्स। आपको ढूंढना क्या है, ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड्स। तो मुझे तो कई बार खुद को कंफ्यूजन हो जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील कंफ्यूज्ड। मुझे खुद को लगता है कि चाहे हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं चाहे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड्स। जो शब्द लिखे हैं हमें उसका इंटरप्रिटेशन चाहिए, हमें उसका मतलब चाहिए। अब उस मतलब को आप इंटरप्रिटेशन कह लीजिए या उस मतलब को आप कंक्लूजन कह लीजिए, कंस्ट्रक्शन कह लीजिए, अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या, उन शब्दों का सही मतलब क्या है। तो मैं कहूँगा आज भी इंडिया में दो टाइप के इंटेलिजेंट ग्रुप्स हैं, और फर्स्ट इंटेलिजेंट ग्रुप कहता है कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन दो अलग चीज़ें हैं, और सेकेंड इंटेलिजेंट ग्रुप कहता है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन एक ही चीज़ के दो नाम हैं। क्योंकि चाहे इंटरप्रिटेशन हो चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे शब्दों को पढ़कर शब्दों का मतलब निकाल रहे हैं, चाहे शब्दों के पीछे जाकर शब्दों का अल्टीमेटली निकाल क्या रहे हैं, शब्दों का मतलब, उन शब्दों का सही मतलब क्या है। तो चाहे इंटरप्रिटेशन हो या कंस्ट्रक्शन हो, अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या, कि उन शब्दों का सही मतलब क्या है। तो ये दो प्रोसेस नहीं है। क्या हमारे पास दो दिमाग हैं, क्या हम दो दिमागों से सोचते हैं, या हमारे पास एक ही दिमाग है जिससे हम सोचते हैं शब्दों का मतलब क्या है, और शब्दों के पीछे जाकर भी सोचते हैं कि अल्टीमेटली उन शब्दों का ही मतलब क्या है। अगर आपको लगता है ये दो चीज़ें हैं, कितने लोग मानते हैं ये दो चीज़ें अलग हैं, डिफरेंट हैं, कितने लोग मानते हैं ये दो चीज़ें सेम हैं। अब आपको यही आंसर देना है, डिफरेंट है या सेम है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक that interpretation and construction are different? How many of you are thinking that interpretation and construction is same? नॉर्थ कैंपस कहता है सेम है, मुजफ्फरनगर कहता है सेम है, करनाल कहता है सेम है, अंबाला कहता है डिफरेंट है, जम्मू कहता है डिफरेंट है, करनाल का आंसर सेम है, पठानकोट कहता है सेम है, और नॉर्थ कैंपस कहता है कंस्ट्रक्शन इज जस्ट अनदर नेम ऑफ फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। फंक्शन जो अभी प्रीवियस पेज पे पढ़ रहे थे फंक्शनल इंटरप्रिटेशन, वो फंक्शनल इंटरप्रिटेशन भी क्या था, लॉजिक,
ये चीज़ मैं कहूँगा नॉर्थ कैंपस रियली गुड। आपने ये सही पॉइंट पकड़ा कि प्रीवियस पेज पे जो हम कह रहे थे फंक्शनल इंटरप्रिटेशन, वही तो कंस्ट्रक्शन है, वही तो लॉजिक है। तो इंटरप्रिटेशन में ही हम कह रहे हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन है और फंक्शनल इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन ही दो प्रकार की होती है, फंक्शनल और लिटरल, और दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें कंप्लीट मीनिंग मिल जाता है। तो फिर कंस्ट्रक्शन अलग कहाँ हुआ? कंस्ट्रक्शन और प्रीवियस पेज पे जो हमने देखा फंक्शनल इंटरप्रिटेशन, वो दोनों सेम ही तो हैं। तो मैं कहूँगा इंडिया में वो दोनों ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं आज तक, आप भी उन दोनों ग्रुप्स में डिवाइड हो जाइए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई इसमें फाइनल आंसर नहीं देना चाहता हूं और मैं फाइनल आंसर देने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस बताइए, तो ये 2 लाइनें आपके सामने हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये 2 लाइनें आप लिख कर आ जाइए। इंटरप्रिटेशन मीन्स आर्ट ऑफ फाइंडिंग द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड्स एंड कंस्ट्रक्शन मीन्स मेकिंग द कंक्लूजन विच आर बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड्स। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज जरूर बोलूंगा, डोंट रिमेन कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड रहने की आवश्यकता नहीं है और इंस्टीट्यूट भी आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करेगा। आपसे एग्जाम में नॉर्मली कभी पूछा नहीं जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। और फिर से मैं नॉर्थ कैंपस को एक बार बोलूंगा कि आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। जो प्रीवियस पेज पे पढ़ा था फंक्शनल इंटरप्रिटेशन और इस पेज पे जो पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन, एक्चुअली वो एक ही तो है, वो सेम ही तो है। तो इसको हम डिस्टिंग्विश क्यों करें और हम इसके ऊपर अपनी एनर्जी, अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट करें? तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं एंड देन गोइंग इनटू दिस प्राइमरी एंड द सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। मेरे पास करनाल से ऑलरेडी आ गया सर, आज बस नहीं भाई, आज पहली क्लास है, थोड़ा सा तो बढ़कर जाएंगे अच्छे से। फर्स्ट क्लास आज हमने पहले तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम तो हमने इंट्रोडक्शन में ही लगा दिया कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या है या हमारा सिलेबस का इंट्रोडक्शन क्या है। ये आपके सामने जो स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें आज क्या करना है। लेकिन जो स्क्रीन पे दिख रहा है इतना ज़रूर आज हम बात करेंगे। प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, और एक बार लिस्ट पढ़िएगा। चलिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ और आई एम जस्ट गोइंग ऑन फर्दर। प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब एक चीज यहां पहले बोलना चाहूंगा शुरू करने से पहले, प्राइमरी रूल्स किसके? इसको आप प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं और इसको आप प्राइमरी रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन दोनों तरीके से आता है, लिटरल इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है और लिटरल कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, लेकिन आपका आंसर सेम रहेगा, आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। चाहे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछे लिटरल इंटरप्रिटेशन, चाहे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछे लिटरल कंस्ट्रक्शन, आपका आंसर दोनों ही केसेस में सेम रहेगा। लिटरल इंटरप्रिटेशन, अब मैं सबको 2-2 लाइनों में एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, 2-2 लाइनों में एक्सप्लेन करूंगा। लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब लॉ मेकर ने जो लॉ में लिखा है, हमारा फर्ज है कि हम उसी को पढ़ें और हमें ज़्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है। जैसे बचपन से हम बुक्स पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं, इंग्लिश की स्टोरी पढ़ते हैं, तो जब हम लॉ को पहली बार पढ़ते हैं उसमें भी मतलब पढ़ते समय जो दिमाग के ऊपर पहला इंप्रेशन आता है, फर्स्ट इंप्रेशन आता है, वो लिटरल इंटरप्रिटेशन है। एक सेंटेंस को पढ़ा, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाया, जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ लिया और जो लिखा है उसको समझ लिया, दैट इज लिटरल इंटरप्रिटेशन। उसके ऊपर अपना कॉमन सेंस, अपने लॉजिक्स, अपना इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो लिखा है उतना ही है, उसके पीछे और कुछ नहीं है। तो जो भी शब्द लिखे हैं उनका फेमस ग्रामेटिकल मीनिंग देखो कि उनका फेमस ग्रामेटिकल मीनिंग क्या है, उसके ऊपर दिमाग चलाने की कोशिश
मत करो। तो एक बार लास्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो शब्द लिखे हैं, जितना लिखा है उतना ही है, उसके पीछे छुपा हुआ और कुछ नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज लिटरल इंटरप्रिटेशन। और इसमें एक दूसरी लाइन ऐड करूंगा लिटरल इंटरप्रिटेशन में, कि अपनी तरफ से लॉ में कुछ ऐड मत करो, अपनी तरफ से लॉ में कुछ ऐड मत करो। देयर इज नो नीड ऑफ एडिंग एनीथिंग इन द लॉ। आप लॉ में से कोई शब्द डिलीट नहीं कर सकते और आप लॉ में कोई शब्द ऐड नहीं कर सकते। मतलब पूरे इंडिया में कोई भी एडवोकेट, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी कंपनी सेक्रेटरी, कोई भी जज ना तो लॉ में कुछ ऐड कर सकता है और ना ही लॉ में से कुछ डिलीट कर सकता है। वो हमारा काम है सिर्फ लॉ को पढ़ना और उसको इंटरप्रेट करना, उसमें ऐड और डिलीट करना हमारा काम नहीं है। लेकिन फिर लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पर, कभी कभी आपको लगेगा कंपनीज एक्ट पढ़ते हुए कि काश हमारे पास कुछ पावर होती, इसमें हम कुछ ऐड कर देते, काश हम कुछ डिलीट कर देते तो ये ज़्यादा सेंसिबल हो जाता, ऐसा आपको फील होगा। लेकिन अपने आप को उस टेम्पटेशन से रोकना है। हमारा कोई काम नहीं है लॉ में कुछ ऐड करने का या लॉ में कुछ डिलीट करने का। फिर आगे बढ़ते हैं रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। तो ये जो रीजनेबल इंटरप्रिटेशन है, ये वही लॉजिकल का ही दूसरा नाम है। इसी का एक नाम है, वेल ऐसे सिनोनियम है, पर्यायवाची है। इसी को आप कहेंगे लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, इसी को आप कहेंगे फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। तो रीजनेबल इंटरप्रिटेशन का दूसरा नाम है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन और इसी का तीसरा नाम है फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। और यहां पर कह रहे हैं शब्दों को छोड़ो, शब्दों के पीछे लॉ मेकर की भावनाओं पे जाओ। लॉ मेकर ने जो लॉ लिखा वो क्या सोचकर लिखा और लॉ मेकर क्या अचीव करना चाहता है। जैसे अभी आपने प्रॉक्सी का एग्जांपल लिया, द बेस्ट एग्जांपल इज द एग्जांपल ऑफ प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक, प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक। तो लॉ मेकर की भावनाएं क्या हैं कि प्रॉक्सी शैल नॉट डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ द मीटिंग। हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन को मैं फिर से बोलूंगा यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। और हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, जब आपको लगे कि लॉ मेकर ने लॉ में दो अलग अलग सेक्शन लिखे हैं जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो उनकी कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म करो और उनका आपस में तालमेल बिठाओ। अब इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूं, अभी आपको पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन न्यू कंपनीज एक्ट में सेक्शन 185 वर्सेस सेक्शन 186 जब आप पढ़ोगे इन द चैप्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो आपको पहली पढ़कर लगेगा ये दोनों सेक्शंस तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, इन दोनों सेक्शंस की तो आपस में लड़ाई है। तो आपको हार्मोनाइज करना पड़ेगा, और हार्मोनाइज करना पड़ेगा तो मतलब उसका क्या करना है, दोनों सेक्शंस का आपस में तालमेल बिठाना है, आपको सामंजस्य बिठाना है। आई विल कॉल इट सामंजस्य बिठाना है। दोनों सेक्शंस को इस तरीके से हार्मोनाइज करना है कि दोनों सेक्शंस एक साथ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो सकें, प्रैक्टिकली एनफोर्स हो सकें, ये हमारा काम है। तो दिस इज कॉल्ड एज हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। नाउ एक सवाल मुझसे पूछा गया है अभी अभी, और वो ये पूछा गया है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी वाली इंटरप्रिटेशन लगानी है, हमें लिटरल इंटरप्रिटेशन लगानी है या हमें फंक्शनल लगानी है या हमें हार्मोनियस लगानी है, हमें कैसा पता चलेगा। तो एक चीज यहां पर बोलना चाहूंगा, नॉर्मली क्या होता है कोर्ट रूम के अंदर, दो एडवोकेट जब खड़े होते हैं आमने सामने और लड़ाई लड़ रहे होते हैं और अपने अपने क्लाइंट के बिहाफ पर लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तो एक एडवोकेट अपनी तरफ से लिटरल इंटरप्रिटेशन लगाता है ताकि जजमेंट उसके फेवर में चली जाए, दूसरा एडवोकेट अपनी तरफ से रीजनेबल लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लगाता है ताकि जजमेंट उसके फेवर में चली जाए। लॉ में एक ही सेक्शन लिखा है, एक ही सेंटेंस है, लेकिन उस सेंटेंस को पढ़ने के तरीके दो हैं। एक एडवोकेट लिटरल इंटरप्रिटेशन कर रहा है, दूसरा एडवोकेट रीजनेबल लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कर रहा है, और दोनों एडवोकेट जज को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर मेरी इंटरप्रिटेशन सही है तो जजमेंट मेरे फेवर में आनी चाहिए। दोनों एडवोकेट लगे हुए हैं जज को कन्विंस करने में। अब आप सोच के देखो कोर्ट रूम क्या है। जो कोर्ट रूम है वो कोर्ट रूम एक प्रकार का क्लासरूम है, और उस क्लासरूम में स्टूडेंट एक है और टीचर दो है। और वो स्टूडेंट कौन है, हु इज द स्टूडेंट? उस कोर्ट रूम में स्टूडेंट कौन है? जिसको लॉ पढ़ाया जा रहा है, जिसको लॉ समझाया जा रहा है। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। और दो टीचर कौन है? तो कोर्ट रूम इज अ क्लासरूम जिसके अंदर एक स्टूडेंट है और दो टीचर हैं, और दोनों टीचर उसको उल्टा लॉ पढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट है जज और दो टीचर हैं दो लॉयर, और हो सकता है एक लॉयर हो राम जेठमलानी या एक लॉयर हो अरुण जेटली,
और दोनों लॉयर अगर आमने सामने खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं कि हमारी इंटरप्रिटेशन सही है और दोनों की इंटरप्रिटेशन एक दूसरे से डिफरेंट है, अपोजिट है, आप जज की हालत सोचो, एक तरफ से राम जेठमलानी कोई आर्गुमेंट दे रहे हैं और दूसरी तरफ से अपोजिशन में अरुण जेटली कोई आर्गुमेंट दे रहे हैं या कपिल सिब्बल कोई आर्गुमेंट दे रहे हैं, और सामने जज बेचारा वो परेशान है कि मैं राम जेठमलानी की इंटरप्रिटेशन को सही मानूं या मैं कपिल सिब्बल की इंटरप्रिटेशन को सही मानूं। जज की हालत क्या होगी? और फिर जज क्या करता है? तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एडजमेंट। और फिर वो कहता है मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाकर सोचूंगा कि दोनों में से कौन सी इंटरप्रिटेशन सही है, कौन सी इंटरप्रिटेशन गलत है। या हम तो कहते हैं कोई इंटरप्रिटेशन गलत होती नहीं है, हम लोग मालूम है क्या बोलते हैं? हम लोग कहते हैं कि एक एडवोकेट की इंटरप्रिटेशन सही है और दूसरे एडवोकेट की इंटरप्रिटेशन ज्यादा सही है। वन इज करेक्ट, द सेकंड वन इज मोर करेक्ट। गलत तो कोई होता ही नहीं है, इंटरप्रिटेशन तो सबकी सही होती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा एडवोकेट जज को कन्विंस करके वो जजमेंट अपने फेवर में ले जाता है और जज के ऊपर अपना इंप्रेशन क्रिएट करके वो जजमेंट छीन कर ले जाता है। ये बहुत डिपेंड करता है एंड इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस बेसिस ऑन अ गिवन डे, किसका दिन अच्छा है और कौन सा एडवोकेट किसका दिन अच्छा है और कौन वो जजमेंट खींचकर अपने फेवर में ले जाता है। जज को कन्विंस करने की पावर किस में ज्यादा है? एक फेमस लाइन है जो हम यूज करते हैं, जजमेंट्स आर नॉट डिलीवर्ड, द जजमेंट्स आर ऑब्टेन्ड। जजमेंट ऑब्टेन करने का दम होना चाहिए। जज जजमेंट डिलीवर नहीं करता है, एडवोकेट्स वो जजमेंट खींच कर ले जाते हैं। जिसमें ज्यादा दम है, जिसकी इंटरप्रिटेशन में ज्यादा दम है और जो जज को कन्विंस कर पाता है कि मेरी इंटरप्रिटेशन ज्यादा सही है, वो एडवोकेट जजमेंट खींच कर ले जाता है। तो फिर हम कौन सी इंटरप्रिटेशन करेंगे? हमें कौन सी इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए? लिटरल या लॉजिकल, रीजनेबल, हमें कौन सी करनी चाहिए? अब मैं अपनी बात करता हूं। अगर मैं स्टूडेंट हूं, मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं और मैं पहली बार कोई लॉ पढ़ रहा हूं, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहा हूं, चाहे मैं कंपनीज एक्ट पढ़ रहा हूं, तो एज स्टूडेंट मेरा पहला फर्ज है कि मुझे तो हर चीज की लिटरल इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए एज स्टूडेंट। लेकिन एट द सेम टाइम दिमाग चलता है, दिमाग मानता नहीं है, तो दिमाग कहता है नहीं नहीं, इसकी ना लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी होनी चाहिए। तो हो सकता है न्यू कंपनीज एक्ट में एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं, मैं ही एज स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं। न्यू कंपनीज एक्ट में एक न्यू टॉपिक के ऊपर, न्यू सेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया जो ओल्ड कंपनीज एक्ट में था ही नहीं और जिसके लिए कोई हाई कोर्ट जजमेंट, कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पहले से अवेलेबल नहीं है। और मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं, वो क्वेश्चन बनकर आ गया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गई, बताओ जी इसमें आंसर क्या होगा। अगर मैं लिटरल इंटरप्रिटेशन करता हूं तो आंसर कुछ और आता है, अगर मैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करता हूं तो आंसर कुछ और आता है। तो एज स्टूडेंट मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहूंगा अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं तो मेरा पहला फर्ज है कि मैं लिटरल इंटरप्रिटेशन करूंगा और मैं जो फर्स्ट आंसर लिखूंगा वो लिटरल आंसर लिखूंगा, एज पर द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन नंबर सो एंड सो, दिस इज द आंसर। लेकिन मेरा बहुत अंदर से मन कर रहा है कि नहीं यार, ये आंसर ना लॉजिकली सही नहीं लग रहा यार, कुछ और होना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं एक लाइन का गैप दूंगा, उसके नीचे लिखूंगा हाउएवर लॉजिकली दिस इज द राइट इंटरप्रिटेशन और दिस इज द राइट थिंग विच शुड बी डन। ये ऐसा होना चाहिए, इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं और ये फाइनल आंसर लॉजिकल आंसर करेक्ट है। मैं कह रहा हूं इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, ऐसा होना चाहिए, और मैं उस आंसर को ना ओपन छोड़ देता हूं। तो पहला फर्स्ट आंसर लिटरल आंसर एज पर द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, और उसके बाद एक लाइन का गैप, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस सेक्शन इज दिस। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा आंसर सही है, लिटरल या लॉजिकल। मेरे दिमाग ने दो तरीके से सोचा और मैंने दोनों तरीके से आंसर लिख दिया। अगर पेपर चेकर को फर्स्ट आंसर से खुशी मिलती है कि मैंने सही आंसर बता दिया तो आप प्लीज वही फर्स्ट आंसर रख लो। अगर आपको सेकंड आंसर भी अच्छा लगता है कि देखो स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर दो तरीके से सोचा और पहला आंसर भी सही है और सेकंड आंसर भी लॉजिकली सही है, तो हो सकता है टीचर आपको 5 नंबर में से 6 नंबर दे दे। मे बी यू आर गेटिंग 6 मार्क्स आउट ऑफ 5, जोकिंग ओनली, हाँ ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि अंदर से फील आएगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए कि ओहो इसके तो दो आंसर हो सकते हैं, एक लिटरल और एक लॉजिकल। तो पहले हमेशा लिटरल आंसर लिखो और अगर लगता है कि नहीं उतना ही लिखकर मेरा काम चलता है, लॉजिकल लिखने की जरूरत नहीं है, तो वहीं छोड़ दो, क्योंकि उसके ऊपर पहले से कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट तो है नहीं। लेकिन अगर लगता है कि नहीं लॉजिकल भी लिखना है तो लिखो आप लॉजिकल साथ में, लेकिन वो सेकंड पैरा, लेकिन उसमें ये नहीं लिखना इट हैज टू बी लाइक दिस, ये ऐसे ही होगा या लॉजिकली ये सही है। उसमें लिखना इट सीम्स दैट, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। बाकी पेपर चेकर के ऊपर छोड़ दिया कि आपको कौन सा आंसर अच्छा लगता है आप वो रख लो, बट मुझे मेरे फुल मार्क्स दे दो, मे बी गिव मी 70% 80% मार्क्स इन दैट आंसर। तो दिस इज हाउ आई हैव टू बिहेव लाइक अ स्टूडेंट। आगे चलते हैं। वेल तो हारमोनियस इंटरप्रिटेशन में जो मैं बात कर रहा था,
अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन में फाइनली क्या करना है, जो दो सेक्शन आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं उन दोनों का आपस में तालमेल बिठाना है टू इंप्लीमेंट बोथ ऑफ देम टुगेदर। दोनों को एक साथ इंप्लीमेंट करने के लिए दोनों का आपस में तालमेल बिठाना है, टू इंप्लीमेंट बोथ ऑफ देम टुगेदर, ताकि दोनों में से कोई भी सेक्शन नलीफाई ना हो और दोनों सेक्शंस एक साथ इंप्लीमेंट हो जाएं। देन मैंने ऐसे द बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है अपने आप में, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत पीछे तक है, अभी उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं ले जाऊंगा आपको, अभी सिर्फ इतना बताना चाहता हूं। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन को एक दूसरा नाम देते हैं गोल्डन रूल। बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन रूल। इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। ये रूल हमेशा अप्लाई नहीं करना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी कहता है कि ये रूल हमेशा अप्लाई नहीं करना। ये रूल कब अप्लाई करना है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। अगर लॉ मेकर ने लॉ की जो लैंग्वेज लिखी है वो एम्बिगुअस लैंग्वेज है। एम्बिगुअस का मतलब क्या है, जिसके दो मतलब हैं। एम्बिगुअस लैंग्वेज, आप एक सेंटेंस पढ़ते हैं लेकिन उसकी दो इंटरप्रिटेशंस आती हैं। सेंटेंस एक है लेकिन उसको पढ़ते ही आपको लगता है कि इस एक सेंटेंस की दो इंटरप्रिटेशंस आती हैं, और सिंपल सिंपल लिखता है कि सेंटेंस पढ़ते ही लगता है कि इसकी तो दो इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। ऐसा होता है एट टाइम्स। तो लॉ मेकर ने जो लैंग्वेज लिखी है वो एम्बिगुअस लैंग्वेज है, तो उस वक्त उस सेक्शन को इंटरप्रेट करने के लिए आपको बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन होता क्या है? बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि आप ये सोचो कि जब वो सेक्शन नहीं था, जब वो लॉ नहीं था, जब वो एक्ट नहीं था, उससे पहले सोसाइटी में क्या गलत काम हो रहा था जिसको रोकने के लिए कोई लॉ पहले से नहीं था। सोसाइटी में क्या गलत हरकतें हो रही थी जिसको रोकने के लिए पहले से कोई लॉ नहीं था। फिर आप ये सोचो कि जो अब नया लॉ बना है उसका पर्पस क्या है, लॉ मेकर ने वो नया लॉ क्यों बनाया, और वो नया लॉ आने से न्यू रिलीफ, न्यू रेमेडी क्या मिल रही है। वो नया लॉ आने से वो गलत हरकतें कैसे रुक रही हैं, जो गलत हरकतें पहले हो रही थी, जो गलत काम सोसाइटी में पहले हो रहा था, वो अब कैसे रुक रहा है। तो न्यू लॉ का पर्पस क्या है, न्यू लॉ का बेनिफिट क्या है, बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन। तो न्यू लॉ आने से जो गलत काम सोसाइटी में पहले हो रहे थे उनको रोकने में क्या मदद मिल रही है। अब ये सब कुछ दिमाग में रखकर न्यू लॉ की इंटरप्रिटेशन करो, तो दैट इज कॉल्ड एज बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई है। और शैल आई रिपीट वंस, चलिए मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं। तो बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन सिर्फ कब अप्लाई करना है, जब आप एक सेक्शन को पढ़ते हैं और उस एक सेक्शन के दो मतलब आते हैं, एम्बिगुअस मीनिंग आते हैं, तो आपको बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन करना है। अगर एक सेंटेंस को पढ़कर उसका एक ही मीनिंग आता है तो आपको बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन प्लेन है तो आपको बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। और फाइनली बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन करते हुए सोचना क्या है कि न्यू लॉ आने से पहले, न्यू सेक्शन आने से पहले सोसाइटी में पहले गलत काम क्या हो रहे थे, और उन गलत कामों को रोकने के लिए ये न्यू लॉ बनाया गया है, तो न्यू लॉ आने से क्या बेनिफिट हो रहा है और वो गलत काम कैसे रुक सकते हैं। तो न्यू लॉ को इंटरप्रेट इस तरीके से कीजिए कि उसका बेनिफिट मिल सके और जो गलत काम हो रहे हैं उनको रोका जा सके। एंड आई विल इलैबोरेट इट मोर व्हेन वी एक्चुअली गेट इनटू द चैप्टर। एक्सेप्शनल रूल, एक्सेप्शनल रूल में इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं। एक्सेप्शनल रूल में ग्रामेटिकल मीनिंग भी आ जाता है, एंड और जो अभी हम देख रहे थे, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा बाद में। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शनल रूल में एक चीज आती है यहां पर, रूल ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस जानते हैं आप लोग, कॉमन सेंस क्या होती है? एनीबडी हैविंग आइडिया व्हाट इज कॉमन सेंस? व्हाट इज कॉमन सेंस? मुझसे मीनवाइल हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन का प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछा गया कि सर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दो। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां लिखा है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कंपनीज एक्ट के अंदर जब हम वहां पहुंचेंगे, और जब इसी चैप्टर में आगे मैं आपको और डिटेल में करवाऊंगा। अभी ये सारे टॉपिक्स, ये तो मैं आपको मुंह दिखाई करवा रहा हूं इन सारे टॉपिक्स की। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो मैं आपको इन सारे टॉपिक्स की और अच्छे से डिटेल्ड रीडिंग करवाने वाला हूं। आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखा है, आप चाहो तो मैं रिकमेंड करूंगा नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपका होमवर्क है थोड़ा सा पढ़कर आओ। बाकी तो मैं तो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ रीड आउट करूंगा, आपको करवाऊंगा। मेरे पास लक्ष्मी नगर से आंसर आया, सर
कॉमन सेंस का मतलब होता है जिसकी कोई सेंस ना हो वो कॉमन सेंस है। करनाल से आंसर आया सर, डिपेंड करता है कि कॉमन सेंस क्या होती है, अलग अलग लोगों की कॉमन सेंस अलग अलग काम करती है। सो आई से अलग अलग आंसर आने शुरू हो गए हैं, तो लेकिन हम एक लाइन काफी फेमस है यूज करते हैं, कॉमन सेंस इज समथिंग विच इज नॉट सो कॉमन। नॉर्मली देखने के लिए मिलती नहीं है। हाँ, तो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, लेकिन आपको रूल ऑफ कॉमन सेंस अप्लाई करना है। और एट टाइम्स आपको बीच में कंपनीज एक्ट में भी शो करूंगा, कंपनीज एक्ट में हम सेक्शन 152 पढ़ेंगे जिसमें कॉमन सेंस का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाऊंगा बीच में कि रूल ऑफ कॉमन सेंस कैसे काम करता है, दैट इज देयर। तो कॉमन सेंस का एक एग्जांपल हम देखेंगे कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 152 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वेट फॉर दैट। एडजुस्टम जेनरिस आप लोगों ने आईपीसीसी में यूज किया है, पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है। जब आपने एशबरी रेलवे कैरेज केस किया था उस वक्त भी आपने ये एडजुस्टम जेनरिस यूज किया था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहां पर एडजुस्टम जेनरिस का क्या मतलब है, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर आप देंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा एडजुस्टम जेनरिस का क्या मतलब है। इफ आई से लोटस, रोज, सनफ्लावर, लिली, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये एटसेट्रा का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटसेट्रा? हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो आई हैव स्टार्टेड गेटिंग द आंसर्स, नॉर्थ कैंपस, अंबाला, एवरीवेयर। एटसेट्रा का मतलब अदर फ्लावर्स, एटसेट्रा मीन्स अदर फ्लावर्स। अदर फ्लावर का मतलब क्या है? कॉलीफ्लावर, गोभी का फूल, या कैक्टस? ऑब्वियसली नो, हमें मालूम है कि अदर फ्लावर्स क्या होते हैं या क्या है। तो एडजुस्टम जेनरिस का मतलब क्या होता है? जब एक सेंटेंस में कुछ जनरल वर्ड्स और कुछ स्पेशल वर्ड्स एक साथ लिखे हैं, एक ही सेंटेंस में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स और कुछ जनरल वर्ड्स एक साथ लिखे हैं, तो उन जनरल वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन हमें स्पेसिफिक वर्ड्स के हिसाब से करनी चाहिए। अगर मैं एग्जांपल चेंज कर दूं, अगर मैं कहूं डॉग, कैट, पैरट और एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप क्या कहेंगे? एटसेट्रा का क्या मतलब है? डॉग, कैट, हॉर्स, काउ, बफेलो, गोट, एटसेट्रा एटसेट्रा। नॉर्थ कैंपस से आंसर आया चिड़िया उड़। सो एनी हाउस, लक्ष्मी नगर से आंसर आया अदर एनिमल्स। सो वी अंडरस्टैंड अदर एनिमल्स कौन से? लॉयन, टाइगर, कोबरा, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स? वाइल्ड एनिमल्स या पेट एनिमल्स? कौन से एनिमल्स? मुजफ्फरनगर से आंसर आया फोर लेग एनिमल्स। सो एनी हाउस, जम्मू से डोमेस्टिक एनिमल्स, अंबाला से पेट एनिमल्स, बरेली से एक नाम आया है यार, आप अपना नाम ना लिखकर भेजें प्लीज, डोंट राइट योर नेम। आप अपना खुद का एग्जाम्पल ना दें या अपने फ्रेंड्स का एग्जाम्पल ना दें। क्या एनी हाउस, वेल नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, तो लक्ष्मी नगर कह रहा है फॉरेन एनिमल्स। अब ये फॉरेन एनिमल कौन सा होता है मुझे नहीं मालूम, जो मतलब बाहर से इंडिया में आया है वो फॉरेन एनिमल है, या जो दूसरे प्रदेश से आया है या दूसरे ग्रह से आया है। बट एनी हाउस वी अंडरस्टैंड दिस कि एटसेट्रा, अब पहले वाले एग्जाम्पल में भी एटसेट्रा था जब आपने कहा अदर फ्लावर्स, सेकंड एग्जाम्पल में भी एटसेट्रा है जब आपने कहा पेट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स। तो दोनों में एटसेट्रा का मतलब बदल क्यों गया, चेंज क्यों हो गया? वाई दैट चेंज? क्योंकि एटसेट्रा से पहले जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो चेंज हो गए। तो जब स्पेसिफिक वर्ड चेंज हो गए तो जो एटसेट्रा है जनरल वर्ड है उसका मतलब भी चेंज हो गया। एक बार मैं लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं, एडजुस्टम जेनरिस का क्या मतलब है? जब एक ही सेंटेंस में स्पेसिफिक वर्ड्स और जनरल वर्ड्स एक साथ लिखे हों तो द इंटरप्रिटेशन ऑफ जनरल वर्ड्स शैल बी डन एज पर द स्पेसिफिक वर्ड्स which are along with which they are written. That is called as the rule of adjustum generis. ये adjustum generis जो है, ये जो शब्द हैं, ये इंग्लिश भाषा नहीं है, ऑब्वियसली ये लैटिन लैंग्वेज है, और लैटिन लैंग्वेज में वी सिंपली कॉल इट adjustum generis. इंग्लिश लैंग्वेज में हम कहते हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ जनरल वर्ड्स shall be done as per the specific words along with which they are written. ये सारी चीजें आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, they are already written in your notes, तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है. Then I'll say to add on into this, to finish up with that, कुछ सेकेंडरी रूल्स हैं, 2 सेकेंडरी रूल्स हमारे सिलेबस में हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे रूल्स हैं.
टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने एलएलबी किया तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट 100 नंबर का पेपर था, वहां पर 100 मार्क्स पेपर। तो बहुत सारे रूल्स मैंने एलएलबी में पढ़े, जिसमें से कुछ रूल्स यहाँ पर मैं कहूँगा सीए में हैं। और मैं तो कहूँगा, मैं तो रिकमेंड करता हूँ सबको, आई रियली रिकमेंड ओवर देयर कि एलएलबी में ये जो पेपर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इसकी जो पतली पतली बुक्स वहाँ पर मिलती हैं लॉ फैकल्टी में या लॉ सेंटर में, आपके शहर में जहाँ पर भी लॉ कॉलेज होगा, तो वहाँ उसके आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई पतली पतली बुक्स मिलती होंगी 100 पेजेस की, 70 पेजेस की, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अगर आप वो बुक परचेज कर लेते हैं और पढ़ते हैं तो जिंदगी में बहुत फायदा होगा। इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने में भी फायदा होगा, और उसके साथ साथ कंपनीज एक्ट पढ़ने में भी फायदा होगा, अलाइड लॉस पढ़ने में भी फायदा होगा, क्योंकि आपको इंटरप्रिटेशन करने के और भी तरीके पता चलेंगे जो कि हमारे सिलेबस में सीए फाइनल में नहीं है, लेकिन इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं और लॉयर्स को पढ़ाए जाते हैं, एडवोकेट्स को पढ़ाए जाते हैं। तो एक रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से कि आप वो कोई ना कोई, जिनको कहेंगे वेल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए छोटी छोटी बुक्स मिलती हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की, यू कैन बाय दोज बुक्स, रीड दोज बुक्स, थोड़ा सा और दिमाग खुलेगा, थोड़ा सा और सोचने का होराइजन बड़ा हो जाएगा। ये लास्ट 2 चीजों के साथ खत्म करूंगा। इफेक्ट ऑफ यूजेज आप लोगों को मालूम ही है, दैट इज अग्नि के 7 फेरे। आई थिंक अग्नि ऐसे ही लिखेंगे शायद, कहीं गलत तो नहीं लिख रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। तो सप्तपदी, दैट इज इफेक्ट ऑफ यूजेज। एंड यूजेज का मतलब क्या है? यूजेज का मतलब प्रथा, कस्टम, जो हमने पहले पढ़ा, दिस इज सेकेंडरी रूल। तो हमें लॉ के बाहर जाकर भी लॉ के शब्दों का इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ता है, और जो सोसाइटी में चल रहा है उसको यूज करना पड़ता है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। नॉसीटर और सॉसिस का क्या मतलब है? ये कुछ कुछ, दिस इज द लास्ट पॉइंट फॉर द डिस्कशन टुडे फ्रॉम माई साइड, और उसके बाद मैं फिर भी अवेलेबल हूं, आई विल बी सिटिंग ओवर हियर एंड टेकिंग योर क्वेश्चंस आफ्टर दैट। नॉसीटर या सॉसिस का मतलब है जब कुछ शब्द एक साथ लिखे हैं, वो सारे शब्द स्पेसिफिक हैं, उनमें कोई भी जनरल वर्ड नहीं है, सारे वर्ड स्पेसिफिक वर्ड हैं, लेकिन क्योंकि वो एक सेंटेंस में एक साथ लिखे हैं तो उन सबका इंटरप्रिटेशन भी एक जैसा होना चाहिए। एडजुस्टम जेनरिस में और नॉसीटर सॉसिस में कुछ फर्क है। एडजुस्टम जेनरिस में हम कह रहे थे कि कुछ शब्द जनरल वर्ड्स हैं और कुछ वर्ड्स स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, तो जनरल वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन स्पेसिफिक वर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए, जबकि अब हम कह रहे हैं कि यहां पर कोई जनरल वर्ड है ही नहीं। द वेरियस स्पेसिफिक वर्ड्स आर written together in one sentence, तो उन सबको सेम सेंस में इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। आर रिटन टुगेदर इन वन सेंटेंस, वंस अगेन आई रिपीट, उन सबका सेम सेंस में इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए। शैल बी इंटरप्रेटेड इन सेम सेंस, shall be interpreted in the same sense। अब इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द डे फ्रॉम माई साइड, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनिएगा। किसी लॉ में कहीं इंडिया में लिखा है, एक कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन है, कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन। कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट मीन्स एनी प्लेस, एनी प्रमाइसेस इन विच यू आर कैरिंग ऑन बिजनेस, कॉमा ट्रेड, कॉमा प्रोफेशन, बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन, कॉमर्शियल एक्टिविटी और प्रोफेशन। तो अब शब्द क्या क्या है? बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन। तो कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट मींस एनी प्लेस, एनी प्रमाइसेस वेयर यू आर कैरिंग बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन। बिजनेस से आप क्या समझते हो? जो समाज की भलाई के लिए किया जाता है, समाज सेवा करने के लिए किया जाता है, वो बिजनेस है, या जो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है वो बिजनेस है? तो आंसर क्या है? समाज सेवा या प्रॉफिट? बिजनेस क्यों किया जाता है? हम सबको पता है बिजनेस क्यों किया जाता है। तो जम्मू इज गिविंग द आंसर प्रॉफिट। मैं ये चेक कर रहा था कि कोई सो तो नहीं गया है, क्योंकि लॉ की क्लास को बोला जाता है कि लॉ की क्लास तो बड़ी बोरिंग होती है, तो ये चेक करना बड़ा जरूरी हो जाता है मेरे लिए बीच बीच में, कहीं कोई सो तो नहीं रहा है। तो थैंक यू जम्मू, यू आर स्टिल वेल वेकिंग अप। नॉर्थ कैंपस कहता है सर बिजनेस ना लॉस के लिए किया जाता है, क्योंकि टैक्स पे ना करना पड़े,
तो ऑब्वियसली प्रॉफिट दिखाएंगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा, तो हम खर्चे दिखाते हैं और लॉसेस शो करते हैं ताकि टैक्स पे ना करना पड़े। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द आंसर्स। तो बिजनेस समाज सेवा के लिए नहीं है, बिजनेस किसके लिए है? टू अर्न द प्रॉफिट। अच्छा, बिजनेस कॉमा ट्रेड, ट्रेड क्यों किया जाता है? फॉर अर्निंग द प्रॉफिट, सबको मालूम है। तो बिजनेस कॉमा ट्रेड, लेकिन अब तीसरा शब्द इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो क्या था? क्या था? प्रोफेशन। अब एक बार मैं सेंटेंस रिपीट कर देता हूं। तो कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट मींस एनी प्लेस, एनी प्रीमाइसेस विच इज यूज्ड फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस ट्रेड प्रोफेशन। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन है या नहीं है? यस और नो, यस और नो। मेडिकल प्रोफेशन इज प्रोफेशन और नॉट? यस और नो? आंसर इज यस, 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 यस। ऑल सेंटर्स कमिंग अप, द्वारका, लक्ष्मी नगर, जम्मू, अंबाला, मुजफ्फरनगर, बरेली, नॉर्थ कैंपस, मोदी नगर। नॉर्थ कैंपस से तो आंसर आया सर, डॉक्टर का प्रोफेशन ना आजकल प्योरली ट्रेड होता है। अब मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि डॉक्टर का प्रोफेशन प्योरली ट्रेड होता है या जो भी होता है, बट नाउ द पॉइंट इज कि यस वी नो कि डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, मेडिकल जो प्रोफेशन है, वो भी प्रोफेशन है। अब आपको दो एग्जाम्पल दे रहा हूं और आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं, जवाब दीजिएगा। एक डॉक्टर साहब हैं 70 ईयर्स ऑफ एज, 72 ईयर्स ऑफ एज। वो कहते हैं यार सारी जिंदगी ना बहुत पैसा कमा लिया, बहुत बैंक बैलेंस हो गया, बच्चे अमेरिका में सेटल हो गए। अब डॉक्टर साहब के पास दिल्ली में 2 बंगलोज हैं, एक बंगलो में वो रहते हैं और दूसरे बंगलो को वो एक क्लिनिक में उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है, नर्सिंग होम बनाया हुआ है पूरा, और वहां पर पेशेंट आते हैं और चेकअप करवाते हैं। मान लो प्रिज्यूम कि उस बंगलो में जो पेशेंट आते हैं उनसे एक पैसा भी नहीं लिया जाता, और डॉक्टर साहब 72 ईयर्स की एज में अब कसम खाते हैं कि मैं जनता की भलाई करूंगा और पेशेंट्स का फ्री में इलाज करूंगा। तो टेम्परेचर भी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन भी लिख कर देते हैं डॉक्टर साहब वहां पर, और कुछ छोटी मोटी मेडिसिन अपनी तरफ से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, और पेशेंट से एक पैसा भी चार्ज नहीं करते हैं। अपने लेटर हेड के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन लिखकर देखते हैं और एक पैसा भी चार्ज नहीं करते। क्या वो बंगलो जिसमें मेडिकल प्रोफेशन चल रहा है, क्या वो बंगलो कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है? यस और नो? कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट मीन्स any establishment, any place premises which is used for carrying on the business, trade or profession. तो क्या वो बंगलो कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है? यस और नो? हाँ जी, मुजफ्फरनगर सेज नो, नॉर्थ कैंपस सेज यस, करनाल सेज यस, बरेली सेज यस, मोदी नगर सेज यस, अंबाला सेज नो, लक्ष्मी नगर सेज नो, आगरा सेज यस। तो यस और नो में कंफ्यूजन हो रहा है अभी यहां पर। अब मेरी बात सुनिए, डॉक्टर साहब उस बंगलों में एक पैसा भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। 72 ईयर्स की एज में अब वो फाइनली जनता की भलाई करना चाहते हैं, सोशल सर्विस करना चाहते हैं, और एक पैसा भी नहीं कमा रहे हैं। तो मैं कहूंगा फिर वो बंगलो कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, इट इज नॉट कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन अगर वही डॉक्टर साहब वहां पर अपना नर्सिंग होम रन कर रहे हैं और एक पेशेंट से 500 रुपीज या 400 रुपीज चार्ज करते हैं पर विजिट, सीटी स्कैन भी वहां होता है, एमआरआई स्कैन भी होता है, और उसके भी फुल चार्जेस 5000, 6000 रुपीज, 10,000 रुपीज चार्ज किए जाते हैं, तो वो बंगलो कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है। तो अब फर्क क्या हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सिचुएशंस? दोनों में फर्क क्या है? सिचुएशन 1 में डॉक्टर साहब वो क्लिनिक रन कर रहे हैं और या वो नर्सिंग होम रन कर रहे हैं सिर्फ समाज की सेवा करने के लिए, प्रॉफिट एलिमेंट के लिए नहीं, जबकि सेकंड एग्जांपल में वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो फाइनली एक लास्ट टाइम वो मैं लाइन रिपीट कर रहा हूं और उसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा, चेंज करूंगा, ध्यान से सुनिएगा उसी लाइन को। कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट मीन्स एनी प्लेस विच इज यूज्ड टू कैरी ऑन बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन। बिजनेस फॉर प्रॉफिट, ट्रेड फॉर प्रॉफिट, प्रोफेशन फॉर प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट के पर्पस के लिए आप ये सारे काम कर रहे हैं तो वो कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन अगर आप प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव तो फिर वो एस्टैब्लिशमेंट कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। तो इन 3 शब्दों को नॉसीटर आसोसिस क्या कहता है? इन 3 शब्दों को एक साथ सेम सेंस में पढ़ो, बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन। वैसे तो 3 स्पेसिफिक वर्ड हैं और तीनों अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन तीनों को सेम सेंस में एक साथ पढ़ो, बिजनेस फॉर प्रॉफिट, ट्रेड फॉर प्रॉफिट एंड प्रोफेशन फॉर प्रॉफिट। तो हम कहेंगे कि यस दैट एस्टैब्लिशमेंट इज कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट। आई होप बात सबको समझ में आ गई है। तो मेरी तरफ से मैं कहूंगा आज के लिए
यहीं पर मैं विश्राम देता हूं, फुल स्टॉप लगाता हूं। आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, मैं अभी भी बैठा हूं, एंड नाउ यू कैन आस्क ऑल योर क्वेश्चंस। मेरी तरफ से ये सेशन यहां खत्म होता है।